वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली मेन आंसर है। इसी आंसर की मदद से आप लोगों का जो पेपर है वो कवर हो सकता है, क्योंकि पेपर में ज़ाहिर बात है आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिर्फ इसके ऊपर कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। लाइक क्वेश्चन आएगा डिफ़ाइन दी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर वो शॉर्ट करके पूछेंगे डिफ़ाइन ICT। सही है, ये तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें लिखना क्या है, तो ये कॉमन सा आंसर आप याद कर लें तो इससे आराम से आपका वो वाला आंसर निकल जाएगा। तो ये वाला मेन आंसर, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बताना है कि जो ICT है, जिसको फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि जो ICT का सब्जेक्ट है इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसकी मदद से इंसान कलेक्शन कर सकता है, स्टोर कर सकता है, शेयर कर सकता है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कर सकता है। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि यहाँ पे बात कलेक्शन, स्टोरेज एंड शेयर की बात क्यों की जा रही है। ICT बेसिकली कंप्यूटर या मोबाइल के यूज़ के ऊपर बनाया गया टॉपिक है। यानी कि ICT को बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट है सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, बल्कि आपके मोबाइल में जो ऐप्स आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, कोई यूट्यूब देख रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो मोबाइल पे, तो ये जो कुछ भी आप करते हो मोबाइल में और कंप्यूटर पे कंबाइन में, इसको हम ICT कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल की मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं और प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि आपको कोई दोस्त कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है, आप उसको कलेक्ट करके अपने पास रखते हो, यानी कि कोई PDF भेज देता है कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से, या फिर कोई ऐसी तस्वीर भेज देता है या कोई भी ज़रूरी चीज़ भेज दी जाती है, आप उसको जमा करके अपने पास रखते हैं। उसके अलावा अपने डाटे को स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं, यानी कि कोई भी PDF आ जाए या इन्फॉर्मेशन आ जाए आप उसको शेयर वगैरह करते दोस्तों में आगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें ICT का सब्जेक्ट सिखाता है। उसके अलावा इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक द कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, द इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क। आप सोच रहे होंगे कि इस पे मैंने कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन का तो जिक्र किया ही है, लेकिन ये आगे इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्यों इसमें बात बोली गई है। देखिए, कंप्यूटर एंड मोबाइल अगर हो भी जाए आपके पास, इंटरनेट के बगैर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप खुद देख लें कि अगर आपके पास हाथ में मोबाइल हो लेकिन उसमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन ना हो, तो वो कैसे आप यूज़ करोगे मोबाइल फिर। ठीक है, आप कोई वेबसाइट नहीं खोल सकोगे बगैर इंटरनेट के, आप कोई काम नहीं कर सकोगे। इसीलिए ICT सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर अकेला इस पर काम नहीं करता, बल्कि ICT के अंदर इंटरनेट का होना भी ज़रूरी है, मोबाइल और कंप्यूटर के साथ। ठीक है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर्स का भी होना ज़रूरी है। व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चलते हैं। ठीक है, यानी कि बगैर सॉफ्टवेयर के कोई भी ऐप बनता नहीं है, बगैर सॉफ्टवेयर के कोई वेबसाइट्स नहीं बनती। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की मदद से सारे जो ऐप्स हो गए, वेबसाइट्स होगी, हर चीज़ जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो काम करती हैं। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि कंप्यूटर और मोबाइल का होना ज़रूरी है, उसके साथ इंटरनेट होगा, तभी कंप्यूटर और मोबाइल इंटरनेट की मदद से चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर्स का होना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का होना भी ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी इंसान के साथ रब्ता करना। जैसे कि व्हाट्सएप जो बनाया गया है, व्हाट्सएप की मदद से हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से या किसी भी करीबी जानने वाले से कांटेक्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन करना। ठीक है, लेकिन जब कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाए, इस दोनों बातों का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ बना देना जिसकी मदद से हम लोगों के साथ रब्ता कर सके। तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नहीं आएगा, इसमें आप मैसेंजर का भी बता सकते हो, और याहू तो वेबसाइट है, आप इसमें स्नैपचैट, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी ऐसे ऐप्स या मीडियम है जिसके ज़रिए आप लोगों से कांटेक्ट कर सको, इस चीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी चीज़ बना दी गई है जिसकी मदद से आप दुनिया भर में किसी भी इंसान से रब्ता कर सकते हो। अभी तो वो दौर ही नहीं रहा कि आप बाहर के लोगों से अब कट ऑफ हो, बल्कि अब आप बाहर के मुल्क के लोगों के साथ भी पाकिस्तान में बैठे हुए भी कांटेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप क्या करोगे कि अगर आप इंस्टाग्राम का कोई ऐप यूज़ करते हो, सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि किसी
इंग्रेज़ बंदे को दोस्त बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप किसी इंग्रेज़ को व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो पाकिस्तान में बैठे हुए ही। यानी कि अब इस आईसीटी की मदद से कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना ज़्यादा हो गया कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए भी बाहर के मुल्क के लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने थोड़ी सी सीख ली। फिर आगे हमने बताना है सिंपल वर्ड्स, आईसीटी इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट, मैनेज एंड इंफॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ। आसान बात लिखी गई है कि आईसीटी के अंदर हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी कंप्यूटर को या किसी मोबाइल फ़ोन को, इनको टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। ज़ाहिर बात है आजकल की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पुराने वक्त में कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन अब तेज़ हो गए हैं। पुराने वक्त में मोबाइल टच स्क्रीन नहीं होते थे, पुराने ज़माने में टाइप्ड वाले छोटे छोटे मोबाइल, मैं आपको तस्वीर दिखा दी किस तरह के मोबाइल होते थे पुराने ज़माने में। लेकिन ऐसा ज़ाहिर बात है चीज़ें चेंज होती गई, टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती गई। तो इसीलिए ये जो आईसीटी है उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के जो मोबाइल्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूज़ करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें लोगों के साथ और अपने डाटे को या इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकें मोबाइल फ़ोन में आम जिंदगी के अंदर। अब जैसे कि अगर आपने किसी दोस्त को पैसे भेजने हैं तो आप क्या करते हो, जैज़ कैश, ईजी पैसा या फिर बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करते हो। बैंक भी अब ऑफ कोर्स मोबाइल में उसके ऐप्स मौजूद हैं, जैसे कि जैज़ कैश है, ठीक है। किसी को पैसे भेजने हो, आपको किसी के घर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे ही किसी को पैसे भेज देते हो। ये फैसिलिटी हमें कैसे मिली, यही चीज़ ही बेसिकली आईसीटी होती है कि आईसीटी क्या करता है, टेक्नोलॉजीज़ यानी कि मोबाइल कंप्यूटर की मदद से हमारे इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। यानी कि हमारा चाहे पैसे की कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन हो, वो हमारे कंप्यूटर एंड डिवाइसेस में मौजूद होती हैं। किसी को अगर पैसे भेजने हो तो हमारे पास जो ऐप्स होते हैं, जितने भी जैज़ कैश हो गया, ईजी पैसा हो गया, ये सारी भी आईसीटी है और इन्हीं की मदद से हम अपने पैसे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि शॉपिंग करनी हो तो आईसीटी की मदद से हम शॉपिंग भी आसान हो गई हमारी, क्योंकि आईसीटी ने क्या किया हुआ है, ऐसी वेबसाइट्स हमारे लिए बना दी हैं कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, जैज़ कैश और ईजी पैसा या बैंक अकाउंट से पैसे भिजवा देते हैं घर बैठे हुए ही, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें ये सब्जेक्ट सिखाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे लाइनें दिख रही होंगी, ये लाइनें मैंने इसलिए लगाई हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसी बात भी मिल गई कि आपको लगता है कि ये आईसीटी की इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है और मुझे वो क्वेश्चन वाली बातें भी इसमें लिखनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आपने इसके अंदर लिखनी है। अगर दिल किया तो लिख लेना, नहीं तो इतना पोर्शन भी आईसीटी का काफ़ी होगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ आईसीटी पे। तो मीनिंग में आपने क्या करना है, द टर्म इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स। आपने बताना है कि आईसीटी का जो सब्जेक्ट है उसमें दो तरह की बातें हमें सिखाई जा रही हैं। पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम किसी कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने लिए एक ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं या स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। अभी भी आपको ये बात समझ नहीं लगी होगी। देखें, कंप्यूटर की मदद से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमने तो ऑफकोर्स उसको नहीं बनाया यूट्यूब पर, लेकिन किसी बंदे ने तो उसको हमारे लिए बनाया है यूट्यूब को। वैसे ही व्हाट्सएप हमने तो नहीं बनाया, लेकिन किसी बंदे ने व्हाट्सएप के ऐप को किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया था। ज़ाहिर बात है बगैर सॉफ्टवेयर के कोई भी चीज़ खुल नहीं सकती, कोई भी चीज़ चल नहीं सकती, ठीक है। तो कंप्यूटर होगा तभी वो सॉफ्टवेयर काम करेंगे। तो जब सॉफ्टवेयर वो चीज़ हमारे लिए बना देगा तो हम उस चीज़ के साथ क्या करते हैं, हम उस चीज़ को स्टोर करते हैं अपने पास, उसको प्रोसेस करते हैं। स्टोर मीन्स कि आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि व्हाट्सएप जो बना दिया गया है तो व्हाट्सएप पे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपके मोबाइल में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप किसने बनाया, किसी बंदे ने बनाया कि अपने किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। वैसे ही आप प्रोसेस कर सकते हो। प्रोसेस मीन्स कि किसी बंदे ने यूट्यूब का ऐप बनाया, ठीक है, और आप उसको खुद यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि अपने लिए यूज़ कर रहे हो, उसमें वीडियोस अपलोड कर रहे हो या उसको न्यूज़ के लिए देख रहे हो या स्टडी के लिए देख रहे हो। आप उसको अपने मकसद के लिए प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है हमें आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बतानी है बात, ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन में आपने मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन्स, सैटेलाइट्स का जिक्र करना है। देखें, कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी के साथ रब्ता करना, चाहे आप रब्ता सोशल मीडिया के ऐप्स के थ्रू करो, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, या फिर आप इसमें पॉइंट डाल दो कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी रब्ता हो सकता है, टेलीफोन से भी होता है, सैटेलाइट्स से भी हो सकता है। आप इसमें सोशल मीडिया ऐप्स भी बता दो कि इसमें सोशल मीडिया ऐप्स भी अब बना दिए गए हैं कि हम किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें जो मुल्क से बाहर हो, तो उनसे भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तस्वीरें भी लगा दी आपके सामने कि सैटेलाइट ऐसी दिखती है, मोबाइल ऐसे देखते हैं, टेलीफोन ऐसे देखते हैं, इनकी तस्वीरें भी यहाँ लगा दी ताकि
आपको समझ लग जाए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब, ठीक है, कि हम किसी से रब्ता कर सकेंगे, इसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्क टुगेदर, दे फॉर्म इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये कहना है कि इन दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम इनको नाम देंगे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में कहेंगे ICT। ICT हेल्प्स पीपल स्टोर, मैनेज एंड शेयर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर ईजिली। अब ये जो ICT है, इसकी मदद से क्या होता है कि हम जो इंसान हैं उनको कंप्यूटर और मोबाइल की मदद से डाटा हमारा स्टोर हो जाता है, यानी कि आपके मोबाइल में सारा इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर हो जाता है। यानी कि आपका कोई दोस्त अगर व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजता है तो वो आपके मोबाइल में भी उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तस्वीर या वीडियो आ जाती है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि ICT की मदद से, यानी कि कंप्यूटर और जितना भी चीज़ें हम मोबाइल एंड कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं इसी को ICT कहते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हमारे पास डाटा स्टोर हो जाता है, हम उसको खुद से मैनेज भी कर सकते हैं सारे डाटे को। तो यही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, वही चीज़ें दोबारा आपने इसमें बता देनी। फिर आता है मीनिंग ऑफ डैश। अभी जो मीनिंग ऑफ डैश मैंने डाला, ये मैंने इसलिए डाला हुआ है कि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो यूनिक हो, जो आपको लगता है कि इस पर भी अलग से हेडिंग बन सकती है मीनिंग की, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे जगह छोड़ी है। नहीं तो अगर आपको ये नहीं डालनी तो बेशक इसको स्किप कर दें और डायरेक्ट फिर नेक्स्ट हेडिंग को स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर दिल किया उस पॉइंट को देने का जो क्वेश्चन पेपर में बात बोली गई है और जो मेरे इस आंसर में नहीं मौजूद, और आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर भी जो क्वेश्चन में बात पूछी गई है अलग से हेडिंग डाल सकता हूँ, तो फिर आप बेशक इस चीज़ को ऐड कर दें। ये बात मैं 2 बार बोल चुकी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आती है एडवांटेज ऑफ दी ICT। एडवांटेज का मतलब है कि ICT यूज़ करने से एक इंसान को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। ज़ाहिर ही बात है, हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती कंप्यूटर से। यानी कि जहाँ पहले पुराने ज़माने में हमें चिट्ठियाँ आया करती थी, मतलब कबूतर की चिट्ठियाँ लेके जाया करता था, और फिर बड़े मुश्किल दौर था, और फिर से गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। उस वक्त चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, लोगों में बड़ा सब्र था कि उनको अगर आज इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी बंदे से, तो ज़ाहिर बात है चिट्ठी उसके घर हम भेजते थे, फिर बड़े मुश्किल से इन्फॉर्मेशन कितने दिनों बाद आती थी। लेकिन अब दौर बदल गया। अब क्या होता है कि अगर हमें किसी बंदे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम क्या करते हैं, उसको ईमेल भेज देते हैं या मैसेज भेज देते हैं या डायरेक्ट उसको वीडियो कॉल कर देते हैं। वो वीडियो कॉल उठा लेता है हमारी, चाहे वो किसी भी मुल्क में बैठा हो, वो इंसान जिसको हम बात करना चाह रहे हैं जिससे, वो वीडियो कॉल उठा लेता है और हम उसे फ़ेस टू फेस मोबाइल पे कांटेक्ट कर लेते हैं। या अगर मोबाइल पे कॉल ना कर रहे हो हम, तो हम उससे मैसेज पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स अगर उनको कोई भी परेशानी हो, कोई भी एग्ज़ाम में हेल्प चाहिए हो, डायरेक्ट मुझे वो मैसेज करके पूछ लेते हैं कि मैम ये क्या है, वो क्या है, आप सिखा दें। अब ज़माना बदल गया। सारी बात है, पुराने वक्त में अगर बच्चों को हेल्प चाहिए होती थी तो वो टीचरों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि टीचर का घर दूर होता था उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन इतने आम नहीं होते थे हर बंदों के पास। अब तो मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के पास है और बड़ों के पास है, तो उसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, मैसेज, वीडियो कॉल या सोशल मीडियाज़ के थ्रू। सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, इंस्टाग्राम का ऐप आता है, व्हाट्सएप आता है, फेसबुक का आता है, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स। तो उनकी मदद से भी हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम उनसे कम्युनिकेशन कर सकें। तो हमने इसमें बताना है कि ICT ने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत बेटर कर दिया है, जिसमें क्या क्या आया, ईमेल की मदद से, मैसेज की मदद से, वीडियो कॉल की मदद से हम ईजीली उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी ईजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है इस हेडिंग का कि जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है आपको फ़ौरन मिल जाती है। यानी कि जब भी आप मोबाइल खोलते हो ना, आप कहते हो कि मुझे जो है वॉशिंग मशीन चलानी नहीं आती। एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको वॉशिंग मशीन चलानी है। लड़के भी माशाल्लाह कपड़े धोते हैं और भी काम करते होते हैं, अच्छी बात है, लड़कों को भी आना चाहिए। तो लड़का अगर कहता है कि मुझे वॉशिंग मशीन जो है चलानी सीखनी है, तो वो क्या करेगा, बजाय कि 10 दिनों तक वेट करे किसी का, वो क्या करेगा, फ़ौरन से यूट्यूब खोलेगा और यूट्यूब पे देखेगा कि वॉशिंग मशीन के कैसे बटन्स हैं, कैसे इसको ऑन करना है। यानी कि किसी भी इंसान को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो अपने मोबाइल से ही या लैपटॉप से ही, यूट्यूब से या किसी भी बंदे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई दोस्त है, वो उसको अगर वॉशिंग मशीन आती है, तो वो दोस्त क्या करेगा, सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप पे कॉल करेगा अपने दोस्त को, उसे पूछेगा कि भाई व्हाट्सएप, अब ये जो वॉशिंग मशीन है इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो दोस्त बता देगा उसको, ठीक है। या अगर किसी लड़की को खाना पकाना नहीं आता, मुझे नहीं आता ऑब्वियसली, तो जिसको खाना पकाना नहीं आता वो क्या करेगी, किसी प्रोफेशनल बंदे को कॉल करके पूछ लेगी कि अभी मुझे खाने में क्या करना चाहिए, क्या पकाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब चीज़ें बड़ी बदल गई हैं, चीज़ें दौर बदल गया है। तो इसीलिए ICT के आने से चीज़ें बड़ी आसान हुई हैं। क्या आसानी आई कि हमें इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की भी चाहिए हो, चाहे हमें वीडियो की शक्ल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे हमें ऑडियो मैसेज पे
चाहिए, चाहे हमें टाइप शक्ल में चाहिए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से मिल जाती है कंप्यूटर के एक्सेस की वजह से, मोबाइल के एक्सेस की वजह से। ये पॉइंट्स आपने इसमें देने हैं कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट ICT अलाउज पीपल टू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एनी टाइम एंड एनीवेयर। आपने बताना है कि जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी हमें ICT ने दी है, इसकी मदद से जो इंसान है वो लार्ज अमाउंट में यानी कि ज़्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं किसी भी टाइम, एनी टाइम या किसी भी जगह पे, ठीक है। दिस हेल्प्स इन लर्निंग, रिसर्च एंड स्टेइंग अपडेटेड विद द न्यूज़। ICT की इस फैसिलिटी की मदद से क्या फ़ायदे होते हैं इसके अलावा कि हमारी जो तालीम है वो मुसलसल बढ़ती रहती है और हमें रिसर्च करने में भी आसानी रहती है और हम लोग इस तरह से अपडेटेड रहते हैं तमाम न्यूज़ के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर कोई मुल्क में नया हादसा हो गया, अब जैसे कि आजकल कंडीशन क्या चल रही है, आजकल वॉर लगी हुई है, ठीक है, किसके बीच, ये ईरान और अमेरिका के बीच, राइट, और इसराइल, ठीक है। तो ये जो आजकल वॉर लगी हुई है, ये न्यूज़ हमें कैसे मिली? ये भी न्यूज़ हमें किसने दी? ICT ने दी। ICT से क्या फ़ायदा हुआ? हमारे पास कंप्यूटर और मोबाइल है जिसमें नेटवर्क का कनेक्शन है और उसी की मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, न्यूज़ की भी। तो इस तरह से ICT ने हमारी ज़िंदगी को आसान किया कि हमारे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। यानी कि अगर हमें जंग का पता भी ना हो, वॉर का पता भी ना हो, तब भी हमें पता लग जाएगा क्योंकि न्यूज़ की फैसिलिटी बड़ी तेज़ी से हमें मिल जाती है। हम आराम से न्यूज़ देख सकते हैं, यूट्यूब भी है, अब तो बहुत कुछ हो गया, सही है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है इम्प्रूव्ड एजुकेशन। ICT की मदद से एजुकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। जैसे कि मैं खुद स्टूडेंट्स को पेड ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, यानी कि जहाँ स्टूडेंट्स जो है डेली कॉलेज जाने की बजाय अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और कहते हैं कि हमें एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो वो घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस किसी प्रोफेशनल टीचर से ले लेते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि मैंने एक तरफ टीचर रखी हुई, तो साथ में उसके स्टूडेंट्स बिठाए हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ये टीचर ले रही है ताकि घर बैठे ही स्टूडेंट्स आराम से बगैर कहीं जाए क्लासेस ले सकते। उसके अलावा ई-बुक्स की भी फैसिलिटीज़ आ गई, यानी कि बजाय कि आप दुकानों पे जाके बुक्स ख़रीदो, ठीक है, अब तो बुक्स सारी पेड हो गई हैं। यानी कि मैं ख़ुद भी PDF नोट्स बना के भेजती हूँ, यानी कि मेरे PDF नोट्स को ही ई-बुक कहा जाता है, ठीक है। ई-बुक्स का मतलब होता है ऐसी किताबें जो फिज़िकली आप हाथों में पकड़ नहीं सकते लेकिन वो मोबाइल में और इंटरनेट पे मौजूद होती हैं। यानी कि ई-बुक नाम ही इसका इसीलिए है क्योंकि इनको आप हाथों से पकड़ नहीं सकते लेकिन ये नेट पे मौजूद होती हैं। कुछ ऐसी किताबें होती हैं ई-बुक जो फ्री में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिस पर पैसे लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि बहुत सी किताबें हैं, यही किताबें जो है लैपटॉप, ये जो इसको हम टैबलेट कहते हैं, टैबलेट, ठीक है, आप लोगों के पास होगा ये टैबलेट या iPad, तो उसके अंदर इस तरह से बुक्स हम पढ़ते हैं। ये जो बुक्स होती हैं ये हम ऑफ कोर्स ख़रीद भी सकते हैं, यानी कि हम इनको PDF में ख़रीद भी सकते हैं क्योंकि बहुत से जो बुक राइटर हैं अपनी इंटरनेट पे भी जो बुक्स होती हैं ना उनको बेच रहे होते हैं। अब जैसे कि मैं अगर कोई बुक ख़रीदना चाहती हूँ और वो बुक मैं नहीं चाहती कि मुझे घर आके डिलीवर हो, मैं कहती हूँ कि बस मुझे ऑनलाइन ही बुक मिल जाए, मैं उसको बस अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे ही रीड कर लूँ और मैं बुक घर में ना लाऊं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है लेकिन वो कहते हैं कि बुक्स ख़रीदने की बजाय, क्योंकि रखने की जगह नहीं होती बुक्स को, क्योंकि मेरे पास एक लाइब्रेरी है घर के अंदर तो उसमें बहुत ज़्यादा मैंने बुक्स रखी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि वो घरों में बड़ी बड़ी बुक्स रखें, तो वो क्या करते हैं ई-बुक्स ख़रीद लेते हैं। तो ऑफ कोर्स ई-बुक्स की वजह से ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है कि अब हर बंदा अगर दुकान नहीं जा सकता तो घर बैठे ही PDFs में यानी कि ई-बुक्स ख़रीद लेता है। उसके अलावा लर्निंग ऐप्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लर्निंग ऐप्स की आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये मैंने ड्यूलिंगो ऐप डाला है। अब आपको पता होगा कि ड्यूलिंगो एक ऐसा ऐप है जो इंसानों को लैंग्वेजेस सिखाता है। अब आप सोच रहे होगे कि एक ऐप कैसे लैंग्वेजेस सिखा सकता है। ये जो ऐप है ये मैंने यूज़ किया हुआ है ड्यूलिंगो का, जब मुझे लैंग्वेज सीखनी थी, मैंने इसमें से जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, तो इस ऐप ने इतनी अच्छी मुझे जर्मन लैंग्वेज सिखाई। यानी कि ये क्या करता था ऐप कि कुछ MCQs रखता था, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है VWASSAR, ये है क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर, तो जर्मन लैंग्वेज में इसको वाज़र कहा जाता है। यानी कि टी की जगह जर्मन लैंग्वेज में इसको SS इसकी जगह यूज़ होता है, टी की जगह, तो हम इसको वाज़र कहते हैं। तो इस तरह से इसने ऑप्शंस रखी होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होता है। इसमें कोई टीचर नहीं होता इस ऐप में, लेकिन इसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी कि MCQs होते हैं, डिफरेंट सवाल आपसे पूछता है कंप्यूटर, यानी कि इसमें सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, यानी कि इसमें सारा रोबोट होता है जो आपसे सवाल कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई। एक तो मैंने बताया कि एजुकेशन ये वह अलग से इसलिए और इसलिए आपसे करवा रही हूँ ना कि ये चीज़ सीखें, क्योंकि इसके ऊपर पूरा अलग से चैप्टर है ICT इन एजुकेशन का, तो उसमें ये सारी बातें आप लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताई हैं। आपने क्या करना है
कि इसमें बताना है कि एक तो ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी मिलती है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को फिजिकली अगर वो नहीं जा पाते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बीमार पड़ जाते हैं तो वो नहीं जा पाते, तो वो कहते हैं घर बैठे ही हमें पढ़ाने को टीचर मिल जाए, हम पे भी उनको कर देते हैं वो। उसके अलावा ई बुक्स यानी कि PDF फॉर्म में बुक्स मिल जाती हैं जो फिजिकली आपके हाथों पे टच नहीं कर सकते, लेकिन वो नेट पे और आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होती है, जिसको आप पढ़ सकते हो इन बुक्स को। उसके अलावा डिफरेंट लर्निंग ऐप्स हैं जिनमें इंसान नहीं होते, लेकिन मेरे रोबोट जो है सारा कर रहा होता है काम, यानी कि रोबोट क्या करता है, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप गलत जवाब देते हो तो रीज़न बताते हैं गलत क्यों है, तो ये सारा कुछ रोबोट कर रहा होता है इसमें काम। तो उनको हम कहते हैं लर्निंग ऐप्स। आपने वीडियो गेम्स तो खेली ही होंगी, ज़ाहिर बात है जब आप वीडियो गेम्स खेलते हो कोई बटन क्लिक करते हो फिर वो नेक्स्ट चीज़ पे मूव करता है, वैसे ही ये जो ऑटोमेटिक लर्निंग ऐप्स होते हैं जिसमें रोबोट्स लगे होते हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं कि अगर आप गलत ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि आपने गलत ऑप्शन पे क्लिक किया, ये गलत क्यों है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम दी होम एंड एजुकेशन बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड एसेसिबल। इसकी फैसिलिटी ये होती है यानी कि आईसीटी की मदद से, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से, कंप्यूटर और इंटरनेट और मोबाइल की मदद से, जिसको हम आईसीटी कहते हैं, हमारी लर्निंग बड़ी आसान हो गई है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, उनको किसी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिससे क्या फ़ायदा होता है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ज़ाहिर ही बात है जब आपको इस तरह के मज़े के ऐप्स देखने को मिलेंगे सीखने के लिए, घर बैठे अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी, तो किसका दिल करेगा कि वो अपने आप को थकाने के लिए डेली कॉलेज या स्कूल्स जाए। नेक्स्ट हेडिंग आती है सेव टाइम एंड इंक्रीजेज दी प्रोडक्टिविटी। अब आईसीटी की वजह से ये फ़ायदा होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। टाइम किस तरह से बच जाता है कि आपको किसी से, अब देखिए मुझे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मैं नेट पे सर्च करूँगी, वो इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से मुझे मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए आईसीटी के आने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है फ़ौरन मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए इसने टाइम हमारा बड़ा बचा दिया। तो हमने बताया कि आईसीटी हेल्प्स टू ऑटोमेट वर्क एंड मैनेज टास्क ईजीली। अब ये आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, इसका मतलब ये है कि आईसीटी के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है जिसकी मदद से हर काम ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक कैसे हो गया मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे एक बंदा जो है ऑनलाइन एक वेबसाइट से कपड़े ख़रीद रहा है। आप सब ने ख़रीदे होंगे, घर बैठे हुए चीज़ें ख़रीदी होंगी, जैसे कि आप लोग मुझसे PDF में डाटा ख़रीदते हो, यानी कि आप लोग मुझे पे करते हो नोट्स के लिए, तो मैं आपको PDF में बुक्स जो है बना के दे देती हूँ। आप अपने लोकल शॉप से फिर उन PDFs का प्रिंट आउट ले लेते हो। ठीक है, वैसे ही आप लोग कपड़े भी बाय कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें बाय कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो जब आप ऑटोमेटिकली इनसे बाय करते हो, अब मेरा बात हो रहा है ना, मैं तो फिजिकली आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं इंसान हूँ जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ इस वेबसाइट में ये खासियत होती है कि आप जब अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, यानी कि आप जो कोई कपड़े पसंद आ गए हैं, लड़का हो या लड़की, कोई कपड़े पसंद आ गए, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हो वेबसाइट पर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके डाटे को उसमें फीड कर लेते हैं। यानी कि आप अपना उसमें घर का एड्रेस लगाते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, पैसे भेजते हो, तो ऑटोमेटिकली उसमें ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है और पैसे भी उस बंदे को पहुंच जाते हैं जिससे आप ऑर्डर ले रहे हो, और फिर डिलीवर फिर वो खुद ही कर देता है। यानी कि इस तरह से होता है ना कि पैसे जब उस बंदे को पहुंच जाते हैं जिसने ये वेबसाइट बनाई है, और ऑटोमेटिकली उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो भी आपने इस वेबसाइट पे फीड की है, और फिर उस गिवन टाइम में 7 डेज या 8 डेज जितना टाइम उस वेबसाइट ने लिखा होता है उसके अंदर आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, सही है। तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी फास्टर यानी कि बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। मेरा भी ज़ाहिर बात आपने देखा होगा कि मेरा सिस्टम इतना तेज़ी से वर्क नहीं करता क्योंकि मैं फिजिकली एक स्टूडेंट को डील करती हूँ, लेकिन अगर मेरी भी इस तरह से कोई वेबसाइट होती तो मेरा काम भी बहुत आसान हो जाता। बट एक दिन मैं भी बनाऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। बहरहाल काम पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड सेव्स टाइम, यानी कि इन बिजनेस टेक्निक्स की मदद से मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि अब देखो एक इंसान है ना, वो मिस्टेक कर सकता है। किसी बंदे का अगर ऑर्डर आ रहा है, हम मिस्टेक इस तरह से कर सकते हैं कि उसकी डिलीवरी एड्रेस गलत फीड कर देंगे, या उसने जो अमाउंट हमें दी हुई है हम उसके अमाउंट गलत डाल देंगे अपने पास। वो कहेगा मैंने तो 10,000 आपको दिए हैं, और हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग अपने पास फीड करेंगे नहीं इसे 10,000 नहीं इसे 6,000 लिखेंगे। यानी कि इंसान गलतियाँ कर सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर में ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है, उसको जो चीज़ आप कहते हो वो वही चीज़ फीड करके सेव रखता है और वही इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाता है। इसीलिए बिजनेसेस को बड़ा फ़ायदा हुआ है आईसीटी के आने से, कि एक तो सब कुछ ऑटोमेटिक इसने कर दिया आईसीटी ने, कंप्यूटर वगैरह। ज़ाहिर बात है आप लोगों ने AI ChatGPT तो यूज़ किया होगा, तो ChatGPT से आपको आइडिया हो गया होगा कि ChatGPT एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसको जो कहोगे वो वही काम करेगा। यही चीज़ होती है कि बिजनेसेस को बड़ा फ़ायदा पहुंचता है आईसीटी के आने से, कि सारे काम ये जल्दी कर देता है, मिस्टेक्स को ख़त्म करा देता है और लोगों का टाइम बचाता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बिजनेसेस जो चला रहे हैं, वेब
वेबसाइट्स की मदद से लोग उनको ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने आते हैं या ऐसे डिजिटल टूल्स यूज़ करने आते हैं जिसकी मदद से वो अपने लिए इस तरह की वेबसाइट्स बना लेते हैं। ठीक है, मैंने खुद भी एक दफ़ा बनाने की कोशिश की थी। वेबसाइट बड़ी मुश्किल का काम है, सीखनी पड़ती है बनाना। ठीक है, वैसे मैंने एक बनाई हुई है बट उसमें अभी तक मुझे ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करना नहीं आता कि कैसे उस पर ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स नोट्स बाय करने के लिए कमांड डाल सके, वो भी अभी मैं सीख रही हूँ चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने देना है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है पैसे की ग्रोथ। अब आईसीटी के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ चुकी है पहले से। यानी कि एक वो दौर था पुराने ज़माना जिसमें लोगों को पता भी नहीं था कि ऑनलाइन भी चीज़ें लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में ऑनलाइन इतना कॉमन हो गया है कि अब आप किसी से भी बात करते हो, अपने दोस्तों से भी, तो वो यही कहते हैं हमने ईद के कपड़े जो है फ़लाँ वेबसाइट से ख़रीदे हैं, घर आ गया था, डिलीवर हो गया था। अब वो दौर ही नहीं रहा कि अब लोग जाके दुकानों से जाके ख़रीदते हैं। हमारा पाकिस्तान में अभी भी मोस्टली मेजॉरिटी दुकान से जाके ख़ुद ख़रीदती है, लेकिन बाहर वाले मुल्क में ये चीज़ नहीं है कि बाहर वाले मुल्क में जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो घर बैठे ही ऑनलाइन डिलीवर कर लेते हैं। और अभी भी बाहर वाले मुल्क में ज़्यादा अमेज़ॉन क्यों चल रहा है? क्योंकि अमेज़ॉन इसलिए बाहर वाले मुल्कों में चलता है क्योंकि वो लोग ख़रीदते ही चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा है। हम पाकिस्तानियों के कंपेयरिंग हम क्या करते हैं, फ़िज़िकली जाके ख़रीदते हैं, और वो क्या करते हैं घर बैठ के ऑर्डर करते हैं अमेज़ॉन से और डिफरेंट मशहूर वेबसाइट से। ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेस हो गया वेबसाइट या अमेज़ॉन होगी, उनसे शॉपिंग करते हैं, जिसकी वजह से आजकल के दौर में जो 2026 का साल चल रहा है और आने वाले जो साल होंगे, ये सारे के सारे साल आईसीटी के साल है। यानी कि इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, हर चीज़ कंप्यूटर और मोबाइल के ज़रिए हो रही है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करो या किसी बंदे को पैसे भेजने हैं वो घर बैठे भेज दो। जैसे कि मैंने यहाँ तस्वीर लगाई हुई है जैज़ कैश की, कि आप किसी बंदे को पैसे भेजने हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहीं बैठे बैठे उसको पैसे दे सकते हो। उसके अलावा डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं वो भी इसी मेथड के थ्रू बड़े अच्छे से कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प्स द इकोनॉमी ग्रो। और इसकी मदद से नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ईजाद होती हैं आईसीटी से। ज़ाहिर बात है अगर बिजनेसेस अच्छा ग्रो होना शुरू हो जाए ऑनलाइन, तो जो वर्कर्स हैं, जो जो ओनर्स हैं जिन्होंने ये बिज़नेस बनाया, वो इसको चलाने के लिए मज़ीद वर्कर्स भी हायर कर सकते हैं, यानी कि इंसानों को हायर कर सकते हैं कि वो इनके ऑनलाइन बिज़नेस को और अच्छे से चला सकें। इसीलिए आईसीटी काम आ रहा है। अब देखें ना, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स को मैनेज नहीं कर पाते। यानी कि जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वीडियो पे बैठ के उसकी एडिटिंग करें या कोई भी काम करें, तो वो अपने लिए लोगों को रखता है। ठीक है, तो ये जो यूट्यूब है वो भी एक आईसीटी का हिस्सा है ना। यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं, और भी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कुछ वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसा कमा रहे हैं, कोई अपनी सर्विस दे के पैसा कमा रहा है। सर्विस मीन्स कि अब जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, मेरा पढ़ाना एक सर्विस है। मुझे अगर स्टूडेंट आके कहता है कि मैम हम आपको पे करते हैं तो आप हमें पढ़ा दें, तो इस तरह से डिफरेंट लोग अपनी सर्विस, जैसे कि कोई एजुकेशन दे रहा है, सिखा रहा है, कोई क्या चीज़ सिखा रहा है, तो हर बंदा अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है ऑनलाइन आके आईसीटी की मदद से। तो इस तरह से जो लोग बेरोज़गार भी हैं वो अपने स्किल्स की मदद से आईसीटी की वजह से पैसा कमा पाने। यानी कि जहाँ पहले हमें ऑफिस के अंदर जॉब्स की तलाश होती थी, अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आईसीटी पे अपने लिए स्टोर बना लेना है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, ठीक है, अब मैं यूट्यूब पे आके आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों को मेरा वर्क अच्छा लगता है, तो आप मुझसे आके फिर डाटा ख़रीदते भी हो, इवन अलग से मुझे पेड क्लासेस के लिए भी पे कर देते हो। ये मैंने आसान अल्फाज में समझाया है कि आईसीटी उन लोगों को भी रिस्क कमाने का रास्ता दे रहा है जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, या जिन लोगों को जॉब्स की ज़रूरत भी होती है तो आगे जॉब्स में जगह नहीं होती, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं ऐसे लोग कि अपने आप को काबिल बना के यूट्यूब पे आ जाते हैं, यूट्यूब पे अपना नॉलेज शेयर करते हैं, यूट्यूब पे ऐसा कोई काम अगले को सिखा रहे होते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर किसी लड़के को कार्ड्स के बारे में बड़ा अच्छा तजर्बा है, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब चैनल ऐसा बनाएगा जिस पे वो कार्ड्स के बारे में लोगों को सिखाएगा, या फिर वो एक ऐसी वेबसाइट बनाएगा जिस पे वो कार्ड्स के बारे में नॉलेज शेयर करेगा। मतलब कि उस लड़के को जॉब अगर ना भी मिल रही हो, लेकिन वो इंजीनियर हुआ और उसके पास तजर्बा हुआ गाड़ियों का, तो वो अपना नॉलेज भी अगर शेयर करना शुरू कर देगा ना लोगों को, तो बहुत से कंपनीज़ हैं जो ऐसे लोगों को रखती हैं अपने पास, या ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं कि वो उनके लिए काम करें। अब मैं आपको आसान एग्जाम्पल बताऊँ ना, तो यूट्यूब पे बहुत से लोग गाड़ियों के इंजन के बारे में वीडियोस बनाते हैं। तो जब यूट्यूब पे गाड़ियों के इंजन की वीडियोस बन रही होती है ना, तो उन यूट्यूब चैनल्स को ऐसे एड्स उनको शो होते हैं जो ज़्यादातर गाड़ियों वाले एड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि गाड़ियों वाली वीडियोस पे एड्स भी किसके लग रहे होते हैं, गाड़ियों के, डीजल्स के, और वो जो एड्स हैं उसका पैसा ज़्यादा मिलता है ऐसे चैनल्स को। अब जैसे कि मैं अगर एजुकेशनल चैनल बनाया हुआ है मैंने, ज़ाहिर बात है पढ़ाती हूँ, तो मुझे इतनी पैसे उसके नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे यूट्यूब
ज़ाहिर बात है पढ़ाई से रिलेटेड से के ऊपर ऐड देगा भी तो वो उसके इतने पे नहीं होंगे। तो इस तरह से वो लड़का जिसको जॉब भी नहीं मिलती वो अपने अक्ल समझ से, अपने तजर्बे से अपने लिए एक ऐसा चैनल बना लेता है या ऐसी वेबसाइट बना लेता है जिस पे लोग फिर खुद ही आते हैं और ख़ुद इसको पैसे दे रहे होते हैं। तो इस तरह से आईसीटी क्या करता है, जो बेरोज़गार हैं उनको भी पैसे की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आता है इनकरेजेस इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी। अब आईसीटी क्या करता है, लोगों को कहता है कि आप लोग कुछ करें, अपनी ज़िंदगी में आगे निकले। जैसे कि इसकी एग्जांपल इस तरह से ना कि आईसीटी में कुछ टूल्स मौजूद हैं, यानी कि कुछ तरीके मौजूद हैं कि इन तरीक़ों की मदद से आप अपनी वीडियोस बना सकते हो। अब जैसे कि मैं जो मोबाइल यूज़ करती हूँ, ठीक है, मेरे इस मोबाइल का नाम है सैमसंग नोट। ठीक है, ये नोट का मोबाइल है। नोट में क्या होता है, एक पेन मौजूद होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैं ईजिली, बड़े कंफर्टेबली आप लोगों के लिए इस तरह से लिख के सारा कुछ बना देती हूँ। ठीक है, फिर मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ इनशॉट का। इनशॉट एक ऐप है जिसकी मदद से मेरी जो वीडियोज़ हैं, अगर आधी भी मैंने बनाई होंगी तो सारों को एक दूसरे के साथ जोड़ के यूट्यूब पे चढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या चीज़ मैंने आपको बताई, यही चीज़ बेसिकली आईसीटी होती है कि एक इंसान वीडियो बना रहा है, फिर वो अपनी वीडियो को एडिट करके चढ़ा रहा है। या इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक बंदे को कोई तस्वीर भी डिज़ाइन करनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बैनर बने होते हैं या कोई बंदे की कोई मशहूरी, वो बंदा किसी काम की कर रहा है तो वो आपसे कहता है कि मैं जो है ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। यहाँ पे उसकी तस्वीर लगी होती है। तो ये जो चीज़ें जो इसने बनाई हैं, ये चीज़ भी आईसीटी होती है, यानी कि इसके अंदर किसी तस्वीर को बनाना या कोई ऐसी वीडियो आप बना दो जिसको आप एडिट करो, कुछ भी करो, तो वो सारा कुछ आईसीटी की मदद से होता है। ठीक है, सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा अटक के बोल रही हूँ इस दफ़ा क्योंकि नींद नहीं पूरी की। अच्छा, तो यहाँ पे आपने ये बातें बतानी है कि जो लोग मेहनती हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आईसीटी इनकरेज करता है कि वो आईसीटी के अंदर कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से लोग एडिटिंग करके, यानी कि टूल्स में क्या चीज़ आ जाती है, इनशॉट का ऐप आ जाता है और भी डिफरेंट ऐप्स आ जाते हैं जिनकी मदद से हम अपने ख़राब वाली वीडियोस को भी सही करके एडजस्ट करके यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं या कहीं पे लगा देते हैं जिस बंदे को चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो मेरी वीडियोस यूट्यूब से नहीं देखना चाहते और मुझे कहते हैं कि मैम आप हमारे लिए अलग से वीडियोस बनाएं, हम आपको उसके पे करेंगे। तो वो मुझसे क्या करते हैं कि मुझे कहते हैं कि मैम हमारे लिए पूरा पेपर सॉल्व करके दें। तो मैं उनके लिए पूरा पेपर सॉल्व करके देती हूँ, उसकी मैं उनसे चार्जेस लेती हूँ। ज़ाहिर बात है वो फिर क्या होता है कि मैं इनशॉट ऐप के थ्रू उसकी एडिटिंग कर लेती हूँ, उसको सेट कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर जब बच्चे को सेंड करना होता है किसी स्टूडेंट को तो मैं उसको किसी ऐप के थ्रू, वो ऐप भी बेसिकली जिस ऐप से मैं भेज रही हूँ, जिस ऐप से मैं एडिट कर रही हूँ, ये सारा कुछ ही आईसीटी में आता है। ठीक है, तो आईसीटी इंसान को कहता है कि अपने आइडियाज़ को, अपनी काबिलियत को यूज़ करके आगे निकलो ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें आईसीटी सिखा रहा है। तो आईसीटी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और बिजनेसेस को फ़ायदा नहीं दे रहा, बल्कि आईसीटी हेल्थ केयर को भी, इंजीनियरिंग को भी और साइंसेस को भी फ़ायदा दे रहा है। कैसे? ये जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में क्या आ जाते हैं, सारे डॉक्टर्स, सारे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। अब आपने देखा ही होगा कि जब भी आप किसी अस्पताल जाते हो तो वहाँ पे अब रजिस्टर्स पकड़ने की बजाय वहाँ पे जो लोग हैं जो आपकी एंट्री करते हैं वो कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं। पुराना दौर होता था, पुराना ज़माना, वहाँ पे क्या होता था कि आप हॉस्पिटल जाओ तो एक बंदा रजिस्टर पकड़ के बैठा होता है, वो कहता है कि आप अपना नाम बताएं, फिर वो रजिस्टर पे लिखता है। वो दौर ही बदल गया है। अब कोई आता है तो उसकी सारी एंट्री जो है लैपटॉप में हो रही होती है, कंप्यूटर में हो रही होती है। तो यही चीज़ है कि जो आईसीटी है वो अब कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर के थ्रू हॉस्पिटल्स को भी हेल्प कर रहा है। जो इंजीनियर्स हैं वो भी आईसीटी से मदद ले रहे हैं और जो बंदे साइंस सीख रहे हैं या साइंस रिलेटेड काम करते हैं, जो साइंसदान है, वो भी आईसीटी से मदद ले रहे हैं। तो आईसीटी सिर्फ और सिर्फ तालीम वाले लोगों को या एजुकेशन वाले लोगों के अलावा, जो बिजनेसमैन हैं उसके अलावा भी इन चीज़ों में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है स्पोर्ट्स रिमोट वर्क। अब आपको पहले बता दूं रिमोट वर्क होता क्या है। रिमोट वर्क का मतलब है कि आप अपने लिए घर बैठे हुए ही ऐसी जॉब्स तलाश करते हो जो आप घर में ही करते हो। जैसे कि एक बंदा है जिसको एडिटिंग का काम आता है, यूट्यूब की वीडियोस को एडिट करने का काम आता है। एडिटिंग का मतलब होता है कि एक वीडियो है वो ठीक नहीं बनी हुई, उसकी एक साइड कट करनी है, उसमें कुछ ऐसी बात बोल दी गई है उस वीडियो में, उसके थोड़े से हिस्से में जो सही नहीं है। जैसे कि मेरी ये पूरी वीडियो जब बनाई जाती है इसमें कटिंग्स होती हैं। ठीक है, मैं इसको सारी एज इट इज़ यूट्यूब पे नहीं चढ़ा सकती हूँ, बीच में मैं छींक भी देती हूँ, बीच में कोई मेरा फैमिली मेम्बर बोल देता है, बीच में मैं कुछ गलत बोल देती हूँ जो सही ना हो। तो उससे ये होता है ना कि जहाँ जहाँ कटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है मैं वो एडिटिंग की मदद से कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से
जिस इंसान को एडिटिंग आती होगी तो उनको फिर जॉब्स मिलती हैं। तो ऐसे लोग जो वीडियोस बना देते हैं लेकिन वो अपनी वीडियोस के अंदर एडिटिंग का काम वो नहीं कर पाते बिजी होने की वजह से, तो वो एडिटर्स को जॉब पे रखते हैं। तो इस तरह से ये एडिटर की एग्जांपल इसी दी, इसी को हम कहते हैं रिमोट वर्क, कि आप घर बैठे हुए ही अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक यानी कि अपनी आसानी के मुताबिक एक ऐसी जॉब ढूंढ लेते हो जो आप घर बैठे करते हैं अपने टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरह से आप वो वर्क करते हैं। उसके अलावा बेटर हेल्थ सर्विसेज, आईसीटी की मदद से हेल्थ सर्विसेज और बेहतर कर दी गई हैं, क्योंकि अब जो लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते वो घर बैठे ही अपने लिए ऑनलाइन कंसल्टेशंस यानी कि अपने लिए घर बैठे ही ऑनलाइन डॉक्टर से रब्ता करते हैं। यानी कि अगर डॉक्टर जो है वो रहता है लाहौर में और आपकी रिहाइश इस्लामाबाद में, ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद और लाहौर की लोकेशन में काफ़ी फ़र्क है। या एक और एग्जांपल दे देते हैं, डॉक्टर लाहौर में है और आप रहते हैं कराची, तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो आप क्या करेंगे, जो डॉक्टर लाहौर में है उससे वीडियो कॉल के थ्रू अपनी बीमारी को डिस्कस कर सकते हैं और वो भी फिर आपको आपकी बीमारी के मुताबिक जो है दवाई या सलूशन देगा। ज़ाहिर बात है इसमें भी पेमेंट वैसे ही देनी पड़ती है जैसे कि आप फिज़िकली डॉक्टर को देते हो, तो यहाँ पे भी पेमेंट दी जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जहाँ आपको ट्रैवल करके हॉस्पिटल जाना है वहाँ पे आपको घर बैठे ही उसी पैसे में डॉक्टर ऑनलाइन ही सारा सिखा देता है कि आपको क्या बीमारी लगी है और कौन सी दवाई लेनी है। तो इस तरह से आईसीटी की मदद से हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी एक ऑप्शन मिलती है, यानी कि हमें डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्ट करता है, बताता है कि आपको क्या बीमारी है और इस पर क्या दवाई होनी चाहिए और क्या चीज़ें पे हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि हमें ये बीमारी मज़ीद बार बार ना लगे। डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स पहले आप समझे, मेडिकल रिकॉर्ड्स मीन्स कि आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्टर्स के पास होता है, जैसे कि आपको क्या बीमारी थी, आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके साथ जब डिजिटल का लफ्ज़ लग जाए इसका मतलब होता है कि आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स आम रजिस्टरों की बजाय कंप्यूटर में सेव होता है। यानी कि जहाँ पुराने ज़माने में आपके रिकॉर्ड्स रजिस्टरों पे और कॉपीज़ पे लिखे जाते थे, अब वो सारे रजिस्टर्स की बजाय कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड्स सेव किए जाते हैं, ठीक है। रिमोट पेशेंट केयर, रिमोट पेशेंट केयर का मतलब ये है कि जिस भी पेशेंट को ज़रूरत होती है उसके घर में भी डॉक्टर्स को भेजा जा सकता है। यानी कि एक तो मैंने वो फैसिलिटी बता दी कि डॉक्टर आपको ऑनलाइन सिखा देता है सारा, यानी कि ऑनलाइन बता देता है आपको क्या बीमारी लगी, क्या दवाई लेनी है। लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी डॉक्टर को किसी लोकेशन में भिजवाना भी है तो वो फैसिलिटी भी आईसीटी में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से क्या फ़ायदा होता है कि जो क्वालिटी है वो और बेहतर हो जाती है। यानी कि जहाँ पहले मेडिकल फैसिलिटी टाइम पे ना मिल रही हो वहाँ पे आईसीटी की मदद से क्वालिटी बेहतर हो गई कि मेडिकल फैसिलिटी यानी कि डॉक्टर से रिलेटेड जो हेल्प चाहिए वो जल्दी मिल जाती है हमें और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। यानी कि हम अपनी पसंद के एक अच्छे डॉक्टर को हायर कर लेते हैं पैसे दे के कि वो हमारी जो है मदद कर ले, हमारे इस बीमारी से हमारी जान छुड़ा दे। तो वो हमें सारा सिखा देते हैं कि आपको ये बीमारी लगी, आपको इस तरह से एहतियात करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेटिंग आती है ईजी कोलैबोरेशन। ईजी कोलैबोरेशन में आपने लिखना है कि यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एंड शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स, पीपल कैन वर्क टुगेदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट टाइम। ये अगर मुश्किल है तो बेशक इस पॉइंट को स्किप कर दे, इस लाइन का मैं मतलब समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता रहे हैं, यानी कि एक ऐसी डिवाइसेस भी अब आ गई हैं जो दूसरे डिवाइसेस की मदद से अपने पास डाटा शेयर कराता है। यानी कि अगर जो चीज़ इस दरमियान के कंप्यूटर में नहीं होगी वो दूसरे कंप्यूटर से वो लेके अपने अंदर जो है शेयर कराएगा, इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। ये मेथड थोड़ा मुश्किल है इसलिए ये वाला पोर्शन बेशक आप स्किप करना चाहे तो स्किप कर दे, इतना ज़रूरी भी नहीं है, मैंने वैसे इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी वाला पॉइंट ज़रूरी है, इसमें आपने ये बताना है कि आईसीटी की मदद से हम ग्लोबली का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा रहता है तो उसके साथ हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर आप रहते हैं पाकिस्तान में लेकिन आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई कज़न जिसकी आपको याद आ रही हो और वो रहता है कनाडा में, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो ये कॉल आप कैसे कर रहे हो? आईसीटी की मदद से, क्योंकि आईसीटी में क्या मौजूद था? कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट, ठीक है। तो यही चीज़ें जो हैं इसी की मदद से आप अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट करते हो। तो इसीलिए जो ग्लोबल कनेक्शन है यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी बंदे के साथ कनेक्शन है वो आईसीटी की मदद से आसान हो गया, ठीक है। सिर्फ आम कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि बिजनेसेस भी बड़े आसान हो गए। यानी कि जो बिजनेसेस पहले मैनेज करना मुश्किल थे अब आसान हो गए, क्योंकि अभी हम घर बैठे ही बाहर वाले मुल्कों के बिजनेसेस को भी चला सकते हैं ईजीली, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ अब आईसीटी के अंदर आ गया है। यानी कि जो मामला पहले हम फिजिकली जाके हैंडल करते थे वही चीज़ें अब कंप्यूटर की मदद से और मोबाइल की मदद से घर बैठे ही बिजनेसेस अब हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कल्चरल चेंजेस भी जान सकते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों में कैसा कल्चर है वो भी आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे पता चल जाएगा। अब जैसे कि अगर
आप पाकिस्तान में रहते हुए ये जानना चाहते हो कि चाइनीज़ लोगों का क्या कल्चर है, वो आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूब मौजूद है या जो वेबसाइट्स मौजूद हैं उनके अंदर आपको चाइना की इन्फॉर्मेशन, चाइना की सारी मालूमात मिल जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी मुल्क की इन्फॉर्मेशन जो है जान लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है, हेडिंग कह रही है नेक्स्ट पॉइंट आपने देना है ग्लोबल कॉपरेशन। और आईसीटी में ये भी फ़ायदा होता है कि दूसरे के मुल्क के लोग हैं वो भी कॉपरेशन दिखा रहे होते हैं, यानी कि वो भी अपनी साइड से आईसीटी, उनका भी एक आईसीटी सेटअप है। आप लोगों के मुल्क में, पाकिस्तान में भी आईसीटी का एक सेटअप है, तो उनके मुल्क में भी सारी बातें सेटअप है, तो वो भी हमारे बारे में जानने के लिए, यानी कि पाकिस्तानियों के बारे में जानने के लिए अपना भी कंप्यूटर यूज़ करते। तो अगर हम भी उनके बारे में जानेंगे तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन रोकेंगे नहीं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमें उनके बारे में, दूसरे मुल्क के किसी बंदे के बारे में जानना है तो वो अपनी साइड से आने वाली इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वैसे हम भी उनकी इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। इसीलिए आईसीटी में ये है कि कॉपरेशन होती है दूसरे मुल्कों के साथ, कि वो जो है इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं करता, कि हमारे तक इन्फॉर्मेशन आती रहे। फिर आता है स्कोप ऑफ आईसीटी, जिसको स्कोप की जगह बेनिफिट ऑफ आईसीटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन डाला गया, यानी कि क्वेश्चन आया था डिफाइन आईसीटी एंड ऑल्सो डिफाइन एज स्कोप। ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है। तो स्कोप का अगर पूछ लिया उन्होंने, तो अगर नहीं भी पूछा तब भी आपको स्कोप को डालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें लिखना ये आपने कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी। स्कोप के अंदर ज़ाहिर बात है ना, सारा कुछ बताना है कि आईसीटी का एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक है, आईसीटी का हेल्थ के साथ क्या ताल्लुक है, आईसीटी का फ्लांग के साथ क्या ताल्लुक है। तो वो सारी चीज़ें आपने स्कोप में लिखी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आईसीटी एंड एजुकेशन। ठीक है, बाकी पॉइंट्स मैं इसके अंदर रीड कर लेती हूँ कि इट चेंजेस दी वे पीपल लर्न, वर्क, कम्युनिकेट, रिसीव, हेल्प, डू। सेम बातें ऊपर वाली दे दी हैं इसमें भी, कि आईसीटी जो है मदद करता है इंसानों को कि वो सीख सके बड़े आराम से, अपने कामों को आराम से कर सके, किसी के साथ रब्ता करना हो, कम्युनिकेशन करना हो वो भी आराम से हो सके, हेल्थ फैसिलिटी लेनी हो, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी लगी है, उसकी कोई गाइडेंस चाहिए डॉक्टर से, तो वो भी आराम से आईसीटी की मदद से मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आईसीटी करता है। उसके अलावा बिजनेसेस हो या कोई एंटरटेनमेंट हो, तो वो चीज़ें भी आईसीटी आसानी से पूरी कर देता है। यानी कि पहले लोग एंटरटेनमेंट के लिए घर से बाहर निकलते थे, डिफरेंट सिनेमा हॉल जाते थे, डिफरेंट जगहों पे जाते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब लोग घर बैठे ही नेटफ्लिक्स के थ्रू, नेटफ्लिक्स का आपको पता ही होगा कि इस पे सारी मूवीज़ जो है दिखाई जाती हैं, लेकिन हमें पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि जहाँ पहले आपको बाहर जाके सिनेमा में पैसे देने, वही चीज़ें आप घर बैठे हुए नेटफ्लिक्स के थ्रू घर बैठे हुए ही वीडियोस और मूवीज़ देख सकते हैं पैसे दे के। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ है कि एंटरटेनमेंट भी अब आपको घर में ही मिल जाती है आईसीटी की मदद से। तो ये चीज़ें हमने जब जान ली, फिर आपने बताना है कि आईसीटी इज़ यूज्ड इन ऑल्सो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अच्छा, अब जहाँ जहाँ आईसीटी का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, आपने उसमें बताना है कि आईसीटी इन चीज़ों के अलावा भी और भी जगहों पे यूज़ हो सकता है। फिर आपने बताना है कि आईसीटी और किन चीज़ों पे यूज़ होता है, एफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है, इनोवेशंस के लिए यूज़ होता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आईसीटी इंसानों को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देता है, एफिशिएंट बना देता है। ज़ाहिर बात है आईसीटी में जब इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, इतना कुछ होगा, तो लोग भी फिर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। इनोवेशन का मतलब है लोग अपने आइडियाज़ और अपनी काबिलियत आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, और यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस डालती हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। पेपर पैटर्न कैसा आएगा, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना, ये चीज़ें हर बंदा नहीं सिखा रहा, तो मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेके आ रही हूँ। तो मेरी ये जो नई नई चीज़ें हैं, इसी को हम कहते हैं इनोवेशन। ठीक है, तो मेरी जो इनोवेशन है, इससे ये फ़ायदा होता है कि मेरी तरफ लोग फिर आते हैं और फिर उनको भी फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से जो भी लोग हैं जो आईसीटी में मौजूद है, यानी कि कोई काम कर रहे हैं, तो उनको फिर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीज़ें वो ईजाद करते रहते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट बिके, ताकि उनका काम बिके, आगे जाए वो। ठीक है, फिर उसके अलावा ग्लोबल कनेक्टिविटी के बारे में भी हमें आईसीटी सिखाता है कि दूसरे लोगों के साथ हम रब्ता कैसे कर सकते हैं। सही है, ये चीज़ें भी आईसीटी सिखाता है। ये बातें जब आपने थोड़ी सी बता दी स्कोप में, फिर आपने स्कोप में सबसे पहला पॉइंट देना है आईसीटी इन एजुकेशन में। आईसीटी इन एजुकेशन में हमें बताना है कि आईसीटी के आने से एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बेहतरीन हो गया। यानी कि हम लोग घर बैठे ही ऑनलाइन टीचर से पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा डिजिटल क्लासरूम्स भी बना दी गई हैं। यानी कि ऑनलाइन जो गूगल मीट का ऐप हो गया कोई भी, उसमें क्या होता है कि एक ही वक्त में टीचर 10 से 20 या उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में जो है पढ़ा सकती है। यानी कि फ़िज़िकल क्लास नहीं होती, लोग बच्चे घर में ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो यूज़ क्या कर रहे होते हैं, अपना मोबाइल या लैपटॉप, जिस पे वो क्लास ले रहे होते हैं घर बैठे हुए ऑनलाइन। ठीक है, तो उस ऑनलाइन क्लास को हम डिजिटल क्लासरूम का नाम देते हैं। ठीक है, क्लासरूम वो होती है जो आम क्लासरूम है, लेकिन जब भी किसी क्लासरूम के साथ डिजिटल का वर्ड लग जाए, इट मीन्स कि वो क्लासरूम जो है लैपटॉप पे ली जा रही है। ठीक है, फिर आता है एंड
ईजी एक्सेस टू स्टडी मटेरियल। और ICT इन एजुकेशन में क्या होता है कि असेस जो है स्टडी मटेरियल से बड़ा आसान हो जाता है, यानी कि हमारे पास PDF डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी स्लाइड्स होती हैं जिस पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिखा जाता है, बनाया जाता है, तो उसका असेस बड़े आराम से हमें मिल जाता है। हम आराम से उन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं ICT की एजुकेशन वाली फैसिलिटी से। फिर आपने मज़ीद इसमें बताना है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ई-बुक्स की मदद से, यानी कि ई-बुक्स को हम कहते हैं PDF बुक्स की मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, यानी कि ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो तालीम जो है दे रही होती है, यानी कि ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको CSS के और जज के एग्जाम्स मिल जाते हैं, उसके पेपर्स मिल जाते हैं। वहीं पर जो दूसरी वेबसाइट है वो आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई चीज़ समझा रही होगी, तो ऐसी बहुत से वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको वेबसाइट्स भी हेल्प कर देती हैं। उसके अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ वेबसाइट होती हैं जो आपको पढ़ाई करने का सही तरीका सिखाती है कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। जैसे कि एक इंसान है जो आपको गाइड करता है ना कि पढ़ना इस तरह से चाहिए, पढ़ना उस तरह से चाहिए, वैसे ही ऐसी वेबसाइट्स बना दी गई हैं या ऐसे ऐप्स बना दिए गए हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आपका टाइम मैनेज कर सकें, ताकि आप पढ़ाई में प्रॉपर्ली टाइम दे सकें। इसको कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम LSM कहेंगे, LMS। फिर वर्चुअल क्लासरूम्स आ जाती हैं। जो क्लासरूम्स लैपटॉप पे ली जाती है उसको या तो हम डिजिटल क्लासरूम का नाम देते हैं या फिर वर्चुअल क्लासरूम्स का, ठीक है। फिर आता है ICT ऑल्सो सपोर्ट्स द डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये है कि जो लोग अपने स्कूल से या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो ICT के आने से ये फ़ायदा होता है कि बजाय दूर जाके वो डेली ट्रैवल करे, वो घर बैठे ही उसी टीचर से पढ़ सकता है क्लासरूम के थ्रू, जिसको हम कहेंगे डिजिटल क्लासरूम। यानी कि जो गूगल मीट का ऐप है उससे क्या फ़ायदा होगा कि फ़ेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो लोग स्टूडेंट्स दूर होते हैं, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी जाना, कॉलेज जाना दूर होता है, तो वो इस तरह से घर बैठे पढ़ लेते हैं, उनको जाना नहीं पड़ता। फिर आता है मेकिंग एजुकेशन अवेलेबल टू द स्टूडेंट इन रिमोट एंड द रूरल एरियाज़। और ICT कहने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो इलाके जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं लेकिन वो इलाका शहरी इलाके से दूर है, क्योंकि शहर में ऑफ कोर्स स्कूल्स बने होते हैं, सारा कुछ वहीं पे होता है, और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो दूर होता है शहर से वो इलाका। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स को करना ये चाहिए कि शहर वाले स्कूलों में अपने लिए क्लासेस ऑनलाइन लगवा देनी चाहिए ICT की मदद से, जिसकी मदद से बगैर वो ट्रैवल किए घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा देखने को मिलता है। उसके अलावा इंटरैक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज्ड विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ICT से ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर की मदद से ही उन्हीं टीचर्स के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर बच्चे सवाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स एक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि स्टूडेंट्स को खुद नहीं जाना होता, टाइम सेट हो जाता है स्टूडेंट्स का और टीचर का एक दूसरे के साथ। अब जैसे कि मैं क्लास लेती हूँ तो मैं स्टूडेंट से पहले पूछती हूँ कि आप किस टाइम ईजिली अवेलेबल हो सकते हो कि आप क्लास ले सको, फिर वो मुझसे कोऑर्डिनेट करता है, फिर हम लोग एक टाइम डिसाइड करते हैं जिसमें हम क्लास लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट के लिए भी आसानी रहती है और मेरे लिए भी। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से स्टूडेंट मेरे साथ टाइम को कोऑर्डिनेट करते हैं। वैसे ही बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, वो अपने टीचरों के साथ कोऑर्डिनेशन करके घर बैठे पढ़ते हैं। फिर आता है ICT इन बिज़नेस में हमने इस तरह से बताना है कि इसमें ये देखें ना कि यहाँ पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ है और इस लैपटॉप से इस बंदे ने हेडफोन्स भी ऑनलाइन मंगवाए हैं, कि एक डायरी भी ऑनलाइन मंगवाई है और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में कि आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स मिल जाती हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? जब भी कोई वेबसाइट जिसके साथ ई-कॉमर्स का नाम लग जाए, इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट कोई ना कोई सामान सेल करती है, ठीक है। देखें, अगर किसी वेबसाइट के साथ लिखा हुआ था एजुकेशनल वेबसाइट, इट मीन्स कि वो सिर्फ तालीम दे रही है, लेकिन अगर वो वेबसाइट के साथ ई-कॉमर्स आ जाए, इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट अपना सेल कर रही है, ठीक है। दोबारा से एक ही बात 2 बार बोल दी ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। इसमें हमने बताना है कि ICT में कम्युनिकेशन जो है आसान हो गए, यानी कि जो बिजनेसेस हैं जो फैले होते हैं डिफरेंट मुल्कों में। अब जैसे कि हम बात करें मैकडॉनल्ड्स की, तो मैकडॉनल्ड्स अंग्रेज़ों की बनाई हुई ब्रांच है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में भी है, वैसे ही चाइना में भी मौजूद है और हर मुल्क में उसकी ब्रांचेस हैं। तो वो इस ब्रांचेस को कैसे इतने दूर दूर से मैनेज करती हैं? वो मैनेज इस तरह से करती हैं, चलाती हैं कि वो ICT को यूज़ करती हैं, यानी कि उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम सारा कर दिया है, यानी कि अपने कंप्यूटर के सिस्टम्स के थ्रू जहाँ जहाँ उनके ब्रांचेस हैं उनको वो कंट्रोल कर सकती हैं और सारे अकाउंट्स को और जितना भी पैसा आ रहा है, जो भी हो रहा है, उस प्रोडक्ट्स के बारे में वो जान सकती हैं। प्रोडक्ट्स के सारे रिकॉर्ड्स ICT में यानी कि कंप्यूटर में सेव करती हैं। तो इस तरह से जितने भी बिजनेसेस हैं वो कम्युनिकेशन की मदद से, यानी कि राब्तों की मदद से अपने लिए डिफरेंट कंप्यूटर्स और कंप्यूटर का सेटअप्स खोल देती हैं उन सारे ब्रांचेस में, ताकि वो एक दूसरे के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करना ईजी हो जाए, ठीक है।
मैनेज करना इन बिजनेसेस को आसान हो जाए आईसीटी की मदद से, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बिजनेसेस ग्रो कर सकें। उसके अलावा बिजनेसेस में ये भी फ़ायदे आए हैं कि हम जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो ईमेल के थ्रू अपने क्लाइंट्स को डाटा भेज सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट बिजनेस ओनर, अब यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि एक बिजनेसमैन है अपने क्लाइंट्स के साथ और जो उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर सकता है। ठीक है, ये मीटिंग कैसे कर रहा है, ये जो कंप्यूटर है ये भी आईसीटी है। ठीक है, तो मीटिंग करने का जो ऐप इसने यूज़ किया, गूगल मीट यूज़ किया ऐप मीटिंग करने के लिए, तो ये भी आईसीटी है। यानी कि कोई भी ऐप जो कंप्यूटर के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू यूज़ किया जा सके, इसको हम आईसीटी कहते हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से भी बिजनेसेस को फ़ायदा होता है कि जो बिज़नेस ओनर्स ट्रैवल करके दूसरे बंदों के पास नहीं जा सकते, उनसे मिल नहीं सकते, तो इस तरह से ही घर बैठे हुए ही उन सारे बंदों से एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है कि उनका टाइम बच जाता है, इस तरह से पैसा भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। ज़ाहिर बात है, जब हम किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं किसी से मिलने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है और टाइम भी उसमें ज़्यादा जाता है। तो आईसीटी से ये फ़ायदा हो जाता है कि टाइम भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है, और उसके अलावा डिसीजन भी हम पहले से अच्छे से ले सकते हैं। यानी कि जहाँ इतना लंबा उन लोगों को वेट कराना है कि आप उससे अगले बंदे से कहते हो कि हाँ मैं इस दिन को आऊँगा आपसे मिलने, फिर लंबी कोऑर्डिनेशन होगी, फिर अगला बंदे का जो है डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट ही आईसीटी की मदद से डायरेक्ट कॉल कर लो उनको और डिसीजन जो है जल्दी कर लो और अच्छे तरीके से डिसीजन करवा लें। ठीक है, यानी कि सारे लोगों को बिठा दो जिनसे आपने मिलना है, और सारे लोग वहाँ पे हाजिर होंगे मीटिंग में, तो सारे लोग मिलकर एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे बिजनेसेस का। ठीक है, बिजनेस के हवाले से एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। उसके बाद हमने बताना है रीच ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट किसी अमेरिकन बंदे ने बनाया, किसी अंग्रेज़ बंदे ने बनाया, वो प्रोडक्ट हम पाकिस्तानी भी खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है। ग्लोबल मार्केट का मतलब ये कि एक ऐसी मार्केट, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जिसको मार्केट हम कह रहे हैं, वो मार्केट ऐसी होती है, यानी कि वो वेबसाइट ऐसी होती है जिससे पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के लोग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसी पाकिस्तान में भी वेबसाइट है जैसे कि टीमो ऐप आप लोगों ने देखा होगा, आजकल बड़ा वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले। तो ये बेसिकली बाहर के मुल्कों का एक ऐप है जिससे पाकिस्तानी भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, अंग्रेज़ भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो ये एक मार्केट एरिया है जहाँ से पूरे दुनिया के लोग अपने प्रोडक्ट्स को लगा देते हैं और पूरी दुनिया के लोग खरीद भी उनको सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के बारे में लिखी गई है। आईसीटी ऑल्सो सपोर्ट्स ऑनलाइन बिजनेसेस एंड रिमोट वर्क। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेसेस में भी बड़ी हेल्प करती है, रिमोट वर्क में भी हेल्प करती है। रिमोट वर्क मीन्स कि जो लोग घर बैठे हुए जॉब करना चाहते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था, उन लोगों को भी बड़ा हेल्प करता है। फिर आता है आईसीटी इन गवर्नेंस। गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो भी सारे मामला अब अपने आईसीटी की मदद से जो है हैंडल करते हैं। जैसे कि अगर किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को किसी बंदे के रिकॉर्ड को सेव करना है तो वो किसी रजिस्टर पे सेव नहीं करेगा, वो किसी लैपटॉप में उसका डाटे को फीड करेगा, यानी कि डाल देगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कंप्यूटर में सारा कुछ करने से कि हमारा काम जल्दी हो जाता है और सारा कुछ एक ही जगह पे होता है, जिसकी वजह से पब्लिक सर्विस ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब आपको पता नहीं होगा कि पब्लिक सर्विस क्या है। पब्लिक सर्विस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट काम करती है ना हमारे लिए, उसी को हम पब्लिक सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो सारा काम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि कंप्यूटर में जब इस तरह से रिकॉर्ड सेव किए जाएँ तो वो फिर आम पब्लिक को भी दिखाए जा सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो ईजिली जो आम पब्लिक है वो इन पब्लिक रिकॉर्ड से, यानी कि इन कंप्यूटर में फीड हुए डॉक्यूमेंट्स की मदद से ईजिली उनको देख सकती है, ताकि कोई भी बात नॉर्मल बंदों से छुपाई ना जा सके। ठीक है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट अपने कामों को लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करती है तो उस काम को हम कहेंगे ई गवर्नेंस। ठीक है, अगर ई ना होता, यहाँ पे सिर्फ गवर्नेंस लिखा होता, इट मीन्स कि गवर्नमेंट्स जो है सारे काम रजिस्टर पे लिख के लोगों के बारे में सारा रजिस्टर पे लिख रही है। लेकिन अगर इसके साथ ई लिखा आ गया, इट मीन्स कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने सिटीजन्स के रिकॉर्ड, सिटीजन से रिलेटेड कोई भी काम लैपटॉप में फीड कर रही है। यानी कि सिटीजन्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो टैक्स के मामलात हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो सारा कुछ गवर्नमेंट कंप्यूटर में फीड करिए। यानी कि किस बंदे ने टैक्स दे दी उसके बारे में लिखेगी कंप्यूटर में, किसने अब तक टैक्स नहीं पे किया उसके बारे में लिखेगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें कंप्यूटर में फीड की जाएंगी। इसीलिए अब कंप्यूटर जो है गवर्नमेंट लोगों के लिए भी काम आ रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनके भी काम आ रहा है। जैसे कि जो लोग
अकाउंट्स को देखना चाहते हैं, यानी कि किसने टैक्स पे किया है कि नहीं, किसके कितने पैसे बनते हैं, तो ये सारा कुछ बड़ा आसान अब हो गया है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि करप्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पहले सारा कुछ कागज़ों में लिखा जाता था वहाँ करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, तो कामों में बड़ी डिलेज़ और रुकावटें आती थी। लेकिन जब से चीज़ें कंप्यूटर में डलना शुरू हो गई हैं तो चीज़ ज़ाहिर बात है एक तरतीब के साथ हैंडल होती है, तो करप्शन और डिलेज़ में यानी कि रुकावटों में कमी आ गई, यानी कि रुकावटें कम हो गई हैं और करप्शंस कम हो गई हैं जब से कंप्यूटराइज्ड काम स्टार्ट किया, यानी कि जब से गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइज्ड काम शुरू किया तो ये चीज़ें कम हो गई। फिर आगे आपने बताना है कि आईसीटी इन दी हेल्थ केयर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ऊपर दोबारा इसमें बताना है कि आईसीटी से ये फ़ायदा होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो टेली मेडिसिन की मदद से, टेली मेडिसिन बेसिकली एक डिपार्टमेंट होता है जिसकी मदद से आप डॉक्टर को हायर कर सकते हो अपने लिए घर बैठे ही, कि आपको एक डॉक्टर चाहिए जो आपको वीडियो कॉल करके चीज़ें समझाए, या फिर आप किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो घर बैठे ही। ठीक है, या फिर आप किसी डॉक्टर से कह सकते हो मेरे घर आ जाए या मुझे देखने के लिए अपने पास बुला ले। ठीक है, तो इस तरह से आप घर बैठे ही टेली मेडिसिन के डिपार्टमेंट की मदद से अपने लिए डॉक्टर हायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेली मेडिसिन है बेसिकली एक आईसीटी फैसिलिटी है जिसके अंदर हम कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू अपने लिए जो है एक अच्छा डॉक्टर बुक करते हैं। सही है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आईसीटी ने इसके आने से ये फ़ायदा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स अब बन गए। पहले हेल्थ रिकॉर्ड्स जो थे रजिस्टरों पे लिखे जाते थे, जैसे इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये नर्स जो है डॉक्टर के सामने बहुत सारे कागज़ों के गुच्छे लेके आ रही है और डॉक्टर बेचारा पागल होकर सब कुछ लिखता जा रहा है। ये सारे इंसानों के रिकॉर्ड्स हैं। अब यही रिकॉर्ड्स आईसीटी के आने से क्या फ़ायदा हो रहा है, अब कंप्यूटर में लिखे जाते हैं। पहले ये किस पे लिखे जा रहे थे, रजिस्टरों पे, अब लिखा जा रहा है किस पे, कंप्यूटरों पे। तो कंप्यूटर से ये फ़ायदा होता है, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, यानी कि आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, आप उसका नाम लिखते हो वो चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन रजिस्टर्स पे ये चीज़ें नहीं होती थी। रजिस्टर पे तो आप नाम लिख के तो नहीं ढूंढ सकते ना, आपको एक एक फ़ाइल ढूंढनी पड़ती है अगर किसी बंदे के रिकॉर्ड को जानना है। लेकिन अगर आपके पास सारा कुछ कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर से ये फ़ायदा होता है, आप किसी बंदे का नाम सर्च करते हो तो उसी बंदे की फ़ाइल सामने आ जाती है जो आप ढूंढ रहे होते हो। तो इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि काम बड़ा तेज़ी से हो जाता है आईसीटी का, जब वो हेल्थ के अंदर यानी कि डॉक्टरी में या ये हॉस्पिटल्स में जब हम कंप्यूटर को यूज़ करें तो काम बहुत तेज़ी से हो जाता है और इन्फॉर्मेशन भी हमें जल्दी मिल जाती है उस पेशेंट की कि इसको क्या बीमारी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंप्यूटर में वो सारा कुछ फीड हुआ होता है तो जल्दी हमें मिल जाता है कंपेयर टू द नॉर्मल रजिस्टर्स। क्योंकि रजिस्टर्स में अगर हमने नाम लिख दिया है तो फिर एक एक पेज को ढूंढना पड़ेगा उस बंदे के बारे में जानने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनको अगर डायग्नोज करना है, डायग्नोज मीन्स कि जानना है कि इस बंदे को, इस पेशेंट को क्या बीमारी लगी है, तो वो चीज़ भी डॉक्टर्स इजीली आईसीटी की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पेशेंट की तो रजिस्टर्स पे तो वो सर्च नहीं कर सकता इतने इजीली, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा एक एक पेज को देखने में। तो वो कंप्यूटर की मदद से उस बंदे का नाम उसमें लिखेगा तो फिर कंप्यूटर क्विकली उसको बता देगा डॉक्टर को कि इस बंदे को ये बीमारी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है पास्ट के जितने रिकॉर्ड्स थे वो कंप्यूटर में डाले गए थे इस बंदे के बारे में। उसके साथ साथ मेडिकल रिसर्च, यानी कि किसी डॉक्टर को अगर किसी मेडिकल रिलेटेड रिसर्च करनी है तो वो भी इजीली कर सकते हैं डॉक्टर कंप्यूटर की मदद से। उसके अलावा ट्रेनिंग ले सकते हैं कंप्यूटर से, यानी कि कोई डॉक्टर है घर बैठे हुए किसी मेडिकल रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। उसके साथ पेशेंट्स मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ कंप्यूटर की मदद से डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स पर नज़र रख सकता है। कैसे कि वो ऐसे डिवाइसेस या कैमरेज लगा देगा उन जगहों पे जहाँ पे पेशेंट्स बैठे होंगे, ताकि उन पेशेंट्स पे नज़र रखी जाए, ताकि कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर फ़ौरन वहाँ पे पहुँच सके। ठीक है, तो इससे सब देख रहे हैं कि कंप्यूटर के आने से क्या क्या फैसिलिटीज़ इंसान आसान कर दी गई हैं हॉस्पिटल्स में। कि एक चीज़ हमने ये जानी कि सारे रिकॉर्ड्स लैपटॉप में आ गए जिससे जल्दी चीज़ें सर्च हो जाती हैं, ईजिली मिल जाती हैं। दूसरी चीज़, इंसानों के रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में लिखे जाते हैं जिससे जल्दी से हम इंसानों की बीमारी के बारे में जान जाते हैं। तीसरी चीज़ कि जहाँ वो पेशेंट्स लेटे होते हैं वहाँ हम कैमरे लगा लेते हैं और वो कैमरों से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्यूटर पे दिखाई जाती है कि पेशेंट इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है, क्या देख रहा है। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि डॉक्टर्स क्विकली उस लैपटॉप की मदद से देख सकते हैं कि इस बंदे को कोई बीमारी तो नहीं लगी है। किसी बंदे को बीमारी लगी है तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा उस रूम में। तो इस तरह से डिफरेंट फैसिलिटीज़ जितनी भी मैंने आपको बताई इसकी मदद से डॉक्टरों की भी ज़िंदगी आसान हुई है और वो भी अच्छे से परफॉर्म करें। उसके साथ साथ आईसीटी इन डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इसमें हमने बताना है कि जो आईसीटी है वो डिजिटल मीडिया में क्या रोल अदा करता है, एंटरटेनमेंट में क्या रोल अदा करना है। हमने इसमें बताना है कि आईसीटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनिंग इंडस्ट्री, यानी कि आईसीटी ने बेसिकली बुनियाद रखी डिजिटल मीडिया की और एंटरटेनमेंट की। ठीक है, यानी कि जो भी हम टीवीज़ पे चीज़ें देखते हैं
इसी चीज़ की बुनियाद किसने रखी थी? आईसीटी ने रखी थी। जो भी हम ड्रामेस देखते हैं, जो भी हम मूवीज़ देखते हैं, इसकी बुनियाद आईसीटी ने रखी थी, ठीक है। इसमें हम और चीज़ें भी बता सकते हैं कि इस आईसीटी ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी अब ईजाद कर दिया है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग क्या होती है कि जब भी मैं लाइव वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ ऑन यूट्यूब, वो लाइव वीडियो करती क्या है, उस लाइव वीडियो में क्या होता है, स्ट्रीमिंग ऑन होती है। स्ट्रीमिंग मीन्स कि मेरी वीडियो डायरेक्ट ऑनलाइन लगी होती है, सही है। तो आप लोग डायरेक्ट मेरी उस वीडियो पे मैसेज करके बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं लग रही, और मैं डायरेक्ट उस वीडियो पे आपके मैसेज का रिस्पांस दे सकती हूँ, ठीक है। ये फैसिलिटी हमें आईसीटी ने दी था कि बहुत से लोग जो एक दूसरे के साथ इजीली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की मदद से डायरेक्ट उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं जो वीडियोस बनाते हैं। उसके अलावा आईसीटी ने गेमिंग ऑप्शंस भी रखी है, यानी कि जो लोग वीडियो गेम्स खेलने के शौकीन है तो वो वीडियो गेम्स के थ्रू पैसे भी अब कमा सकते हैं आईसीटी में। यानी कि आपने बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं। उसके अलावा ट्विच भी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सारे गेमर्स बैठे होते हैं। वो वहाँ पे क्या करते हैं, गेमिंग खेलते रहते हैं और अपनी शक्ल दिखाते हैं, और उनके साथ और भी गेमर्स ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ से भी वो पैसे कमा रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया की अगर बात करें तो उसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब, ठीक है। तो इनसे पैसे भी कमाए जाते हैं। उसके साथ साथ डिजिटल कंटेंट की बात करें तो जो भी कंटेंट आप देख रहे हो, जो यूट्यूब की वीडियो भी आप देख रहे हो मेरी, इसको भी हम डिजिटल कंटेंट कहते हैं। कंटेंट मीन्स कंटेंट होता है कोई चीज़, चाहे वो लिखी जाए चाहे वो देखी जाए, ठीक है। यानी कि कोई लिखी हुई चीज़ या कोई वीडियो की शक्ल में चीज़ हो, उसको हम कंटेंट कहते हैं। लेकिन अगर यही कंटेंट के साथ डिजिटल का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स कि वो चीज़ कंप्यूटर में या मोबाइल में मौजूद है, उसको आप हाथों से पकड़ नहीं सकते। तो ऐसा कंटेंट जो अभी ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ये एक डिजिटल कंटेंट है, इसको आप हाथों से पकड़ नहीं सकते मेरे नोट्स को, लेकिन आप इसको देख सकते हो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, इसीलिए इसको डिजिटल कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें आईसीटी ने सिखाया कि ये चीज़ें ईजाद हुई हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं ग्लोबली मौजूद हैं, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में ये सारी सर्विसेज मौजूद नहीं है, बल्कि आप यूके चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, उन सब की लोकेशंस में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की भी ऑप्शन है। वो लोग भी वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, वो लोग भी सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बताना है आपने कि पर्सनलाइज्ड एंटरटेनमेंट का मतलब है कि हर बंदे को उसकी पसंद की एंटरटेनमेंट वाली चीज़ यूट्यूब पे और किसी भी जगह पे मिल जाती है। आईसीटी ने इस तरह की फैसिलिटी भी कर दी है। एंड इनेबल रियल टाइम इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। उसके अलावा लोग इंटरेक्शन के साथ साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि गेम्स और पैसा कमाने के साथ साथ लोगों के साथ इंटरेक्शन करना भी उनके लिए आसान हो गया। अब जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ ना आप लोगों को जब लाइव, तो मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो लाइव आप लोगों के लिए, तो आप लोग मेरे क्या हुए, ऑडियंस हुए, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, मेरी वीडियो पे फिर मैसेज करके डायरेक्ट मुझसे पूछते हो कि मैम आप ये जो चीज़ लिख रही हैं इस वक्त आंसर में, ये इसको क्यों लिख रही हैं, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें वैसा क्यों हो रहा है। आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो डायरेक्ट मुझसे जब भी मैं कोई वीडियो लाइव बना रही होती हूँ ऑन यूट्यूब। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि पैसा कमाने के साथ साथ लोग लाइव वीडियोस के थ्रू अपने ऑडियंस के साथ ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं, उनके साथ राब्ते रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ऑडियंस का ट्रस्ट जो है अपने जिस बंदे की वो वीडियोस देख रहे हैं उसके साथ उसका ट्रस्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब वो अपने ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्शन करता है। फिर आता है कैटेगरीज ऑफ द आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स का मतलब ये है कि कौन से ऐप्स हम यूज़ करते हैं किसी इंसान के साथ रब्ता करने के लिए या किसी एडिटिंग के लिए। जैसे कि मैंने एडिटिंग का आपको बताया कि मैं InShot ऐप यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए, ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे यूज़ करना आसान लगता है और काफ़ी वक्त से यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जो आप मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ करते हो, उसके बारे में आपने इसके अंदर बताना। तो पहले मैंने कम्युनिकेशन टूल्स में बताना है आपने कि हम किसी इंसान से रब्ता करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो हमने ईमेल टूल्स का बताना है कि हम ईमेल या आउटलुक, जीमेल, ईमेल और आउटलुक को यूज़ करते हैं किसी इंसान से रब्ता करने के लिए। उसके अलावा अगर हमें इंस्टेंट मैसेज चाहिए यानी कि जल्दी किसी से रब्ता करना है तो हम ईमेल, आउटलुक की बजाय हम व्हाट्सएप से रब्ता करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप से क्या फ़ायदा होता है, जल्दी इंटरेक्शन हो जाती है। या मैसेंजर जो फेसबुक का मैसेंजर है या टेलीग्राम हो गया, उधर से कर लिया बात। उसके अलावा अगर हमने किसी से वीडियो कॉल पे बात करनी है तो हम जूम ऐप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कॉल बेसिकली वीडियो कॉल की बात यहाँ पे नहीं करें, ये कॉन्फ्रेंस की बात करें, यानी कि जो बड़े बड़े कंपनीज या बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने कोई मीटिंग करनी है तो वो फिजिकली तो नहीं मीटिंग कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, जूम से या गूगल मीट पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो वेबसाइट है या ऐप है, इन ऐप्स को यूज़ करके ग्रुप चैट बना सकता है। यानी कि ऐसी वीडियो कॉल करेगा जिस पे वो खुद भी होगा और उसके साथ जो बाकी के बंदे हैं जिसके साथ वो मीटिंग करना चाहता है उनको भी उस लाइव वीडियो कह रही हूँ, लाइव वीडियो कॉल पे ले आएगा, ठीक है। उसके अलावा
जो वीडियो के और जो टूल्स है जैसे कि स्काइप हो गया, वाइबर हो गया, ये बेसिकली प्राइवेट लोग भी यूज़ करते हैं। पिछला वाला जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में क्या मैंने बताया कि ये बेसिकली स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेस ओनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल स्काइप और वाइबर है वो आम घर के लोग एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब तो व्हाट्सएप में भी ये फैसिलिटी आ गई कि आप किसी भी बंदे को वीडियो कॉल पे यानी कि फेस टू फेस उससे बात कर सकते हो, चाहे वो किसी भी मुल्क में बैठा हो, ठीक है। दूसरा से आपने कम्युनिकेशन टूल्स का बता दिया, आपने बताना कि जो टूल्स होते हैं ये रियल टाइम है, यानी कि हकीकत में भी हम यूज़ करते हैं। रियल टाइम मीन्स कि हकीकत में आजकल के दौर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रियल टाइम कम्युनिकेशन अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, ये पता नहीं मैंने क्या डाल दिया, नॉन, छोड़े इसको, आप सिंपली इसमें लिख दें कि ये जो टूल है ना, इसकी मदद से हम रियल टाइम में यानी कि हकीकत में भी इन सारे टूल्स को, इन सारे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो बंदा जिससे हम बात करना चाहे मुल्क के किसी भी कोने में रह रहा हो, तो हम उसके साथ इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ मुश्किल बात इसमें नहीं। लेकिन फिर आगे आता है कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन टूल्स का मतलब ये है कि हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू अपने काम को कर रहे होते हैं, इसको कोलैबोरेशन कहते हैं। जैसे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है डब्ल्यू कह रही हूँ, वर्ड के थ्रू बनाती हूँ, यानी कि वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि पीडीएफ हो गया ना, पीडीएफ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन उसको टाइप करने के लिए हम पीडीएफ में टाइप नहीं करते, हम उसको वर्ड के सॉफ्टवेयर में टाइप करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कोलैबोरेशन टूल के अंदर आपने बताना है कि किसी बंदे को अगर अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कराना है, यानी कि उसका कोई काम है, कोई मैनेज कराना है प्रोजेक्ट को, तो वो इन वेबसाइट्स को और ऐप्स को यूज़ करेगा अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा किसी ने टीम कम्युनिकेशन टूल यूज़ करना है, यानी कि कोई टीम वर्क कर रहा है कोई बंदा, तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम या स्लैक के ऐप को यूज़ करेगा। उसके अलावा कोलैबोरेशन एडिटिंग टूल्स, यानी कि किसी बंदे ने अगर कोई एडिटिंग करनी है, यानी कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट चेंज करना है या कोई भी और काम एडिटिंग से रिलेटेड करना है, तो वो क्या करेगा, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट या ऑफिस 365 के ऐप्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक नाम आप याद कर लें जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें इजीली, ठीक है, जो याद रह जाए। फिर आगे आता है शेयर्ड स्टोरेज। उसके अलावा आप गूगल ड्राइव ऐप, ड्रॉप बॉक्स ऑफ, वन ड्राइव ऐप को यूज़ कर सकते हो। अब ये 3 ऐप्स करते हैं क्या, इन ऐप्स में क्या होता है कि आपका मोबाइल में जितना भी डाटा होता है वो आप इन ऐप्स में डाल देते हो ताकि आपके मोबाइल का स्टोरेज आप इजीली खाली कर सको, ठीक है। तो अब एक और चीज़ भी काम आती है इस पर कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, गुम जाए, तो जो भी वीडियोस, डाटा एंड फाइल्स आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड की होंगी, ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड की होंगी या वन ड्राइव पे अपलोड की होंगी, वो सारा डॉक्यूमेंट सेव रह जाएगा, बाकी डाटा उड़ जाएगा जो आपने इनमें सेव नहीं किया होगा। तो इस तरह से हम इन टूल्स की मदद से अपने डाटे को बचा लेते हैं, मैनेज वगैरह कर लेते हैं, सही है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है प्रोडक्टिविटी टूल्स की। प्रोडक्टिविटी टूल्स का मतलब ये है कि इन टूल्स को यूज़ करके हम काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाते हैं। प्रोडक्टिव मीन्स कि हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब क्या चीज़ें हैं इसमें हमने बताना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम लेना है, जो मैंने ऊपर लिया था कि मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट यूज़ करती हूँ, ऐप यूज़ करती हूँ, सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ जिसमें मैं सारा कुछ टाइप करती हूँ आप लोगों के लिए। जितना भी मैं आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट रीड कर रही हूँ, ये सारा कुछ मैंने टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप लोगों से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आपको खरीदनी पड़ती है इसको, ठीक है। नेट पे भी मिलता है बट इसका काफ़ी पुराना वर्जन नेट पे मौजूद है। नया वाला ख़रीदना है तो आपको फिर दुकान से फिर ख़रीदना पड़ता है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स नहीं खरीद सकते तो वो क्या कर सकते हैं कि गूगल डॉक को यूज़ कर लें। गूगल डॉक फ्री में मिल जाएगा आपको कहीं पे भी, ठीक है। स्प्रेडशीट की बात की जाए तो स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ख़रीदना पड़ता है, लेकिन गूगल शीट फ्री में मिल जाती है। अब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट ये खोल देता है जिसमें डब्बे डब्बे से बने होते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो काफ़ी को यूज़ करना आता ही होगा। उसमें हम किसी भी पुराने अकाउंट्स को सेव करते हैं, यानी कि अगर आपने बिजली का बिल नहीं दिया, आपको भूल जाती है बिजली की बिल्स के डेट्स, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाल दो कि मैंने फ़लाँ तारीख को पे कर दी थी, फ़लाँ को नहीं की थी। तो यानी कि जो अकाउंट्स है, कोई पैसे वगैरह का बजट है, किसी बंदे की कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई काम हो, वो चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ख़रीदना पड़ता है, लेकिन अगर जो पावर पॉइंट ख़रीद नहीं सकता वो प्रेजी या कानवा का ऐप यूज़ कर सकता है एडिटिंग के लिए या पिक्चर वगैरह के कामों को एडिट करने के लिए। उसके अलावा नोट टेकिंग टूल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि एवर नोट हो गया, वन नोट हो गया, नोशन हो गया। वन नोट के ऊपर मैंने पिछली दफ़ा वीडियो बनाई थी कि मैं अपने सारे नोट्स वन नोट में भी एक दफ़ा मैंने बना दी। यानी कि अब ये देखिए मैं आपके सामने ये पेन मूव कर रही हूँ, इसमें मैं लिख रही हूँ इस पेन की मदद से मेरा नाम आमना है। मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है,
अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये चीज़ लिख के क्यों दिखाई। ये सारा कुछ जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ये मैंने नॉर्मल पेंसिल यूज़ नहीं की, ये मैंने डिजिटल पेन यूज़ किया है और मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लिख के ये बात लिखी है कि मेरा नाम आमना है। तो इस तरह से जो वन नोट ऐप है उसमें क्या होता है कि जैसे हम रजिस्टर पे या कॉपी पे नोट्स बनाते हैं, तो अब दौर बदल गया। अब हम रजिस्टर एंड कॉपी पे सारा कुछ नहीं लिखते, अब हम क्या करते हैं, इन ऐप्स में एक पेन की मदद से सारा कुछ राइट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वन नोट, एवर नोट या नोशन। तो ये जो ऐप्स हैं इनमें ये फैसिलिटी है कि आप अपने सारे नोट्स लैपटॉप में हैंडमेड जो है सेव करा सकते हो। ठीक है, तो लैपटॉप में हैंडमेड इस तरह से सेव होते हैं कि आपने लैपटॉप ऐसा ख़रीदना होता है जो टच स्क्रीन हो, जिसके अंदर एक पेन भी मौजूद हो जिससे आप लिख सको। फिर उस पेन की मदद से क्या होता है कि आप वन नोट डाउनलोड कर लो उस लैपटॉप पे और फिर उस पर स्क्रीन की मदद से आप उस पेन से फिर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हो अपने डाटे को मैनेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कि आपके पास टीचिंग एंड लर्निंग टूल। टीचिंग एंड लर्निंग टूल में हमें बताना है कि लोग लर्निंग मैनेजमेंट के लिए मॉड्यूल, एडमोडो, गूगल क्लासरूम को यूज़ करते हैं पढ़ाई सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, इनके बारे में मज़ीद हम नेट से जान सकते हैं कि ये है क्या। ठीक है, क्लासरूम तो मैंने बता दी कि क्लासरूम होती है, इसमें टीचर बैठा होता है, उनके साथ फिर बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और वो घर बैठे हुए ही सारा पढ़ रहे होते हैं और एक टीचर होता है जो उनको घर बैठे पढ़ा रहा होता है उस गूगल क्लासरूम में। ठीक है, फिर आगे आता है क्विज एंड असाइनमेंट। उसके अलावा काहोट एंड क्विजी एंड देन सॉक्रेटिस, ये कुछ ऐप्स हैं जिनके अंदर क्विजेज़ होते हैं, यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर MCQs चाहिए तो इन ऐप्स में ये सारे MCQs बने होते हैं जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकते हो। यानी कि ये ऐप्स हैं जो रोबोटिकली आपके लिए क्वेश्चंस बना देते हैं। फिर आगे आता है वर्चुअल लैब्स एंड दी सिमुलेटर्स। उसके अलावा जिन लोगों को लैब्स वगैरह जो है नहीं, लैब्स वगैरह में नहीं जाना, तो वो घर बैठे ही PHET इंटरैक्टिव सिमुलेशन के ऐप को डाउनलोड करें जिसमें उनको लैब फैसिलिटीज़ सारी मिल जाएंगी। यानी कि जो स्टूडेंट, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिन्होंने साइंस वगैरह में एक्सपेरिमेंट सीखना होता है, तो वो इस तरह के ऐप को डाउनलोड कर लें। जो चीज़ मुश्किल लग रही है, नहीं समझ लग रही है, अभिषेक उन पॉइंट्स को स्किप कर दें। ठीक है, मैं पढ़ा सारा रही हूँ, मर्जी आपकी कौन सा पॉइंट आपको लिखना है, कौन सा आपको स्किप करना है वो आप स्किप कर दें। फिर आता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग का मतलब ये है कि घर बैठे हुए ही आपको टीचर मिल जाए पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, और PDF फॉर्म में डाटा मिल जाए। इसमें बताना है कोर्सेरा, यूडेमी एंड खान अकेडमी। खान अकेडमी बेसिकली एक वेबसाइट है खान अकेडमी के नेम से, जहाँ पे आपको टीचर्स मिल जाते हैं जिनको आप पे करते हो, वो आपको पढ़ा देते हैं। उसके अलावा नोट्स भी ये देते हैं। उसके अलावा यूडेमी भी एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत से अंग्रेज़ और पाकिस्तानी और हर मुल्क के टीचर्स मिल जाते हैं। आप उनकी पसंद की वीडियोस देख सकते हो, जो पसंद आता है फिर आप उस टीचर को पैसे पे करते हो और वो फिर आपको पढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो इन वेबसाइट्स का मैंने नाम यहाँ पे दे दिया। फिर आगे आता है डाटा मैनेजमेंट टूल्स। डाटा मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने डाटा को मोबाइल में किस सॉफ्टवेयर और वेबसाइट की मदद से या ऐप की मदद से सेव करते हो, सेट करते हो। तो आपने बताना है कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में DPMS कहेंगे, इसके लिए हम MySQL या Oracle या फिर MS Access के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट कह रही हूँ, ऐप्स को और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे अपने डाटे को मैनेज कराने के लिए। ठीक है, जो अभी कंप्यूटर में डाटा मैनेज करना हो तो हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। फिर आगे आता है डाटा एनालिसिस टूल्स, जैसे कि पावर BI, और इतने मुश्किल नाम है मुझसे याद नहीं हो रहे, कोई भी इनमें से एक याद करें, अगर सारे नहीं होते बेशक स्किप कर दें। ठीक है, उसके अलावा सर्वे टूल्स में इसके गूगल फॉर्म हो गया, सर्वे मंकी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हो गया। इन फॉर्मों की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने लिए एक सर्वे टूल बना सकते हो। ठीक है, समझ नहीं आई ये पॉइंट बेशक स्किप करते, मैंने तो समझा दिए। ठीक है, फिर आगे आता है ग्राफिक डिज़ाइन एंड मल्टी टूल्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टी टूल्स का मतलब ये होता है कि किसी बंदे को कोई वीडियो अगर बनानी है, ऐसी वीडियो, अब मैं जो आपके सामने ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है ये तो मामूली सी वीडियो है, लेकिन ऐसी वीडियो जिसके अंदर कोई कार्टून शो हो रहा है, कोई कार्टून बना दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। कोई कार्टून हो या कोई ऐसी यूनिक सी चीज़ बनाई गई हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो कोई तस्वीर हो, इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो उसके लिए हम कौन से ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आपने बताना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम एडोब फोटोशॉप या कानवा का ऐप यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब के कवर्स ना कानवा ऐप से बनाती हूँ। ठीक है, फिर आगे आता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में आप एडोब प्रीमियम प्रो यूज़ कर सकते हो। एडोब प्रीमियम प्रो पैसों पे भी मिलता है, वेबसाइट्स पे भी मौजूद है, लेकिन इसका नया वर्जन पैसों पे मिलता है, यानी कि ख़रीदना पड़ता है एडोब प्रीमियम प्रो का एडिटर ऐप। उसके अलावा
कम टासिया यूज़ कर सकते हैं आप, अगर आपको ये नहीं यूज़ करना। उसके अलावा आई मूवी का ऐप भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, एडिटिंग के लिए, वीडियो को एडिट करने के लिए। फिर क्या कहता है ऑडियो एडिटिंग। ऑडियो जो लोग, अब जैसे कि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रही हूँ इसके अंदर मेरी आवाज़ है, मेरी ऑडियो है, तो अगर आप लोग अपनी आवाज़ को एडिट कराना चाहते हो तो आप लोग यूज़ करोगे ऑडेसिटी का ऐप या वेबसाइट या GarageBand, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। मुझे पता नहीं है कि ये ऐप्स हैं कि वेबसाइट है, मैं अंदाज़े से कह रही हूँ, क्या पता ये ऐप्स हों, क्या पता ये वेबसाइट्स हों, ठीक है। फिर आगे आता है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। उसके अलावा कानवा और प्रेजी, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप प्रेजेंटेशंस के डिज़ाइंस बना सकते हो, यानी कि ऐसी तस्वीरें बना सकते हो जिस पे कुछ लिखा हो खूबसूरत अंदाज में, ठीक है। तो कैनवा ऐप तो बहुत लोगों ने यूज़ किया ही होगा, आप में से किसी ना किसी ने कभी ना कभी किसी काम के लिए, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि उसमें तस्वीरें आप बना सकते हो, उसमें आप वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें इसमें मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम सोशल मीडिया पे डाल सकें, यूट्यूब पे डाल सकें, ताकि लोगों को एजुकेशन का प्रोडक्ट तैयार करके दे सकें, या किसी बंदे को अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ करनी हो तो वो इन ऐप्स को यूज़ करता है, ठीक है। फिर आगे आता है हमारे पास वेब डेवलपमेंट टूल। वेब डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम वेबसाइट्स को कैसे बनाते हैं, वेबसाइट्स को कैसे मैनेज करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, उनके टूल्स कौन से आपने बताने हैं कि उसके लिए हम कोड एडिटर को यूज़ करते हैं। वेबसाइट्स बनाने के लिए हमेशा याद रखें कोड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप वकीलों को, लॉयर्स को वेबसाइट बनाने के बारे में क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि अब ज़ाहिर ही बात है आप लोगों का जो जनरेशन है उसमें जो वकील हैं वो वेबसाइट्स भी अब बनाते हैं, वो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से काम करते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई जानी जो कि हमारे पुराने जनरेशन्स को नहीं सिखाई जाती थी, जो कि मुझे अच्छी लग रही है बात कि आप लोगों को चीज़ें बताई जा रही हैं। इसमें ये भी बताना है आपने कि जो लोग वेबसाइट्स बनाते हैं वो क्या करते हैं कि कोड सीखते हैं, यानी कि वेबसाइट्स को हमेशा बनाने से पहले कुछ कंप्यूटर रिलेटेड कोड्स आने चाहिए, जैसे कि VS कोड का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो या वेबसाइट यूज़ कर सकते हो VS की। उसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट के ऐप या वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। इनमें आपको कुछ कोड्स मिलेंगे, उन कोड्स को वहाँ से उठा के वेबसाइट बनाने वाले उस सॉफ्टवेयर में जाके लगाना होता है। काफ़ी लंबा काम है, मुश्किल है, सिर्फ मैंने समझा दी है कि कोड्स होते क्या हैं। कोड्स के बगैर कोई भी वेबसाइट बन नहीं पाती, ठीक है। उसके अलावा वेब फ्रेमवर्क की अगर बात कीजिए तो वर्डप्रेस और बूटस्ट्रैप एक मेथड है जिनमें आप वो कोड्स डाल के वेबसाइट को बनाते हो, यानी कि वर्डप्रेस में VS के कोड्स लगा के आप इसको वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। फिर आता है वेबसाइट बिल्डर्स। वेबसाइट बिल्डर्स के लिए आप क्या यूज़ करते हो? विक्स का ऐप यूज़ करते हो या फिर स्क्वायर स्पेस यूज़ करते हो, यानी कि वेबसाइट डायरेक्ट नहीं बन जाती। वेबसाइट के लिए आपको पहले कोड चाहिए होता है, फिर उसके अलावा वर्डप्रेस की ज़रूरत पड़ती है, विक्स की ज़रूरत पड़ती है, और FTP क्लाइंट्स, फाइल्स, तो ये बड़ा मुश्किल है वैसे ये पोर्शन, इसमें से जितना याद हो रहा है ना पॉइंट वो लिख दें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में तो मेजॉरिटी ने तो वेबसाइट्स क्या पता बनाई हो, किसी ने नहीं बनाई हो, तो जिसने बनाई होंगी उसको मेरी बातें समझ लग जाएंगी, जिसने नहीं बनाई होगी वेबसाइट कभी, कोडिंग उसने कभी नहीं सीखी होगी, तो उसको ये चीज़ें नहीं समझ लगी, तो बेशक वो स्किप कर दे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी टूल्स। सिक्योरिटी टूल्स का मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल को किसी वायरस से, किसी खौफनाक चीज़ से बचा कैसे सकते हो, उसके बारे में सिक्योरिटी टूल्स के अंदर आपने लिखना है कि आपके डिवाइस में या मोबाइल में कोई कीमती डाटा है, ठीक है, या आपका जो डिवाइस है वो ही कीमती है। आप कहते हो कि मेरी डिवाइस में कोई वायरस ना आ जाए, या फिर आपका डिवाइस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस मोबाइल के अंदर मौजूद डाटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई ऐसी तस्वीर उसमें पड़ी हुई है या कोई ऐसा प्रोडक्ट, या कह लें कि किसी की तस्वीर या इन्फॉर्मेशन ऐसी मौजूद है। मोबाइल आपको कीमती नहीं, लेकिन आप कहते हो कि डाटा ना मेरा उड़े, ठीक है। लेकिन एक बंदा कहता है डाटा की खैर है लेकिन मेरे मोबाइल में कोई वायरस ना आए, तो दोनों सिचुएशन पे आपने क्या करना है। तीसरी चीज़ भी बताएगी है कि कई लोगों के नेटवर्क ही हैंग हो जाते हैं, यानी कि कई लोगों के जो इंटरनेट है ना घर का, वही उसमें वायरस आ जाता है, उसी में ही उसमें मतलब जो स्कैमर्स हैं ना उस लोगों के इंटरनेट को हैक करके फिर उसको यूज़ करने लगते हैं। तो अब करना क्या है कि इन तीनों सिचुएशन में, चाहे डाटा का मामला हो, डिवाइस किसी की यानी कि किसी का मोबाइल वगैरह ख़राब ना हो, वायरस ना आ जाए, और ना ही नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि इन प्रोडक्ट्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है। वायरस से बचने के लिए आपने क्या करना है, नॉर्टन, अवास्ट या फिर कैस्पेरस्काई के ऐप्स को या सॉफ्टवेयर्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। जिससे क्या फ़ायदा होगा, आपके मोबाइल में अगर वायरस आने का खतरा हो तो आपको पहले से ही इतला मिल जाएगी कि फ़लाँ चीज़ में वायरस है, उसको मत डाउनलोड करें, ठीक है। तो ये फिर इतला दे देंगे आपको। उसके अलावा फायरवॉल्स का मतलब ये है कि अगर वायरस आ भी जाता है तो मज़ीद अलार्म
यानी कि अलार्म देने का काम ये करता है। यानी कि ये जो पहला चीज़ है ना, वो वायरस से बचाएगा, लेकिन जो फायरवॉल्स है वो क्या करता है, वायरस अगर आ गया है या वायरस आने वाला है तो पहले से ही एक अलार्म भेज देगा आपको, यानी कि एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपके जो डिवाइस में इस वक्त जो चीज़ आ गई है इसमें वायरस है, ये बताने का काम करेगा फायरवॉल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐप्स है, उसमें एक है विंडो फायरवॉल्स के नेम से, उसके अलावा जोन अलार्म भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये वाला ऐप यूज़ नहीं करना अलार्म के लिए। फिर आगे आता है इंक्रिप्शन टूल्स। इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि अपने जो डिवाइस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपके डिवाइस के अंदर किसी किस्म का वायरस आ ही ना सके। तो हम क्या करते हैं, बिट लॉकर या फिर वेरा क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ये एक ऐसे ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से किसी किस्म का अभी वायरस आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपने अपने मोबाइल या डिवाइस को इस ऐप के थ्रू महफूज करवा लिया। फिर आगे आता है अथेंटिक टूल्स, जैसे कि गूगल अथेंटिकेटर या ड्यू सिक्योरिटी। अथेंटिक टूल्स का मतलब ये है कि गूगल ने भी अपने अथेंटिकेटर बना दिए। जैसे कि अगर आप अपने गूगल या जीमेल को यूज़ करते हो किसी भी मोबाइल में, तो फ़ौरन गूगल आपको मैसेज कर देता है कि आपके जीमेल को फ़लाँ मोबाइल पे फ़लाँ लोकेशन में फ़लाँ डेट को फ़लाँ तारीख को किसी ने खोलने की कोशिश की है। तो ये जो गूगल हमें नोटिफिकेशन देता है इसी को कहते हैं गूगल अथेंटिकेटर। यानी कि गूगल हमें एक नोटिफिकेशन इसलिए दे रहा है ताकि हम बच जाएं, हम अलर्ट हो जाएं कि फ़लाँ बंदे ने हमारी ईमेल को खोला, क्योंकि ईमेल ही बेसिकली सारी चीज़ों को खोलेगा। यानी कि आपका ईमेल ही आपके बैंक अकाउंट, आपके बहुत सी चीज़ों को खोल सकता है। इसीलिए ईमेल अथेंटिकेटर के ऐप्स को लगाना चाहिए मोबाइल में, गूगल अथेंटिकेटर ऐप्स को, जो आपके गूगल अकाउंट्स को, जीमेल अकाउंट्स को सिक्योर कर देता है। अगर आपने ये ऐप नहीं डाउनलोड करना तो आप इसकी जगह ड्यू सिक्योरिटी का ऐप डाउनलोड करो, तो इसकी मदद से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, फिर आगे आते हैं बेनिफिट ऑफ द आईसीटी टूल। आपने बेनिफिट्स इसके बताने कि क्या फ़ायदा हमें मिलता है इन आईसीटी टूल्स को यूज़ करने का। ये जो मैंने अभी ऊपर टूल्स पढ़े हैं, फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी जो स्पीड है कामों की वो तेज़ हो जाती है और हमारा टाइम भी बड़ा बच जाता है। ठीक है, और हम काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाते हैं। उसके अलावा इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, इसमें बता रहा है कि जो ईमेल है, मैसेजिंग ऐप्स हो गए, वीडियो कॉल्स होगी, तो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी अब मिल गई। यानी कि पुराने ज़माने में पहले स्काइप नया नया आया था, लेकिन अब तो जो चीज़ें स्काइप करते हैं, यानी कि स्काइप क्यों इतना अच्छा हुआ था, क्योंकि स्काइप के थ्रू हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब स्काइप वाली फैसिलिटी व्हाट्सएप में भी आ गई है कि अब हम व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और बेहतर हो गया कि अब ईमेल्स, मैसेजिंग ऐप हो गया, वीडियो कॉल हो गया। इसके आने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम लोगों का जो काम है वो बहुत फास्ट और ईजी हो गया है। ठीक है, जहाँ पहले कम्युनिकेशन करने में बड़ा सदियाँ लग जाते थे किसी इंसान से, अब वही कम्युनिकेशन कुछ सेकंड्स में ही हम इंसानों के साथ कर सकते हैं। फिर आगे आता है इनहैंस कोलैबोरेशन, यानी कि डिफरेंट किस्म के जो टास्क हैं वो भी जल्दी अब हल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऐप्स आ गए हैं जो हमारे सारे काम हैंडल कर देता है कंप्यूटर में। रिमोट एक्सेस, पीपल कैन वर्क एंड लर्न फ्रॉम एनी वेयर। रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि बगैर कहीं जाए भी घर बैठे ही आप कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हो और कोई भी जॉब कर सकते हो घर बैठे ही। इसी को कहते हैं रिमोट एक्सेस। सही है, ये किसने दिया, आईसीटी के टूल्स ने। फिर आगे आता है कॉस्ट सेविंग। आईसीटी कहने से ये फ़ायदा हुआ कि पैसा बड़ा बच गया। यानी कि जहाँ पहले बिज़नेस ओनर्स को दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता था बिज़नेस को संभालने के लिए, लोगों से मीटअप करने के लिए, वो अब हल हो गया, क्योंकि अब घर बैठे ही बिज़नेस ओनर्स वीडियो कॉल कर लेते हैं उन बंदों से। उसके साथ साथ जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जिनका स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट दूर है उनके इलाके से और पैसा लगता है आने जाने का, तो वो भी फैसिलिटी आईसीटी ने आसान कर दी कि घर बैठे ही टीचरों को कॉल वगैरह कर देता है। ठीक है, और पेपर्स वगैरह उनसे घर बैठे ही लिए जाते हैं, इसलिए आईसीटी ने ये काम भी आसान कर दिया कि पैसा बचाने में मदद की। फिर आगे आते हैं इमरजेंसी ट्रेंड्स इन द आईसीटी प्लेटफॉर्म। इमरजेंसी ट्रेंड्स का मतलब ये है कि जो आईसीटी है वो बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। यानी कि आईसीटी पहले कैसा था और अब बहुत ज़्यादा बदल गया। ये चीज़ें आपने इसमें बतानी है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कि पहले वाले कंप्यूटर से ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप पुराने ज़माने का फ़ोन देखो, उसमें बटन्स के फ़ोन होते थे, लेकिन अब देखो टच पैड्स आ गए, टच फ़ोन्स आ गए और बहुत बहुत नई नई तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये फ़ायदा हो रहा है कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इसके फ़ायदे ये हैं कि जो रोबोट्स हैं, यानी कि जो भी कंप्यूटर और सिस्टम हमारे मोबाइल में, नए वाले मोबाइल्स में होता है, वो काफ़ी स्मार्ट होता है, काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी सेफ़ होता है और काफ़ी बेहतर होता है पुराने वाले डिवाइस के कंपेयरिंग। ठीक है, ये बात आपने इसमें बता दी नए ट्रेंड्स के अंदर। फिर हमने बताना कि दीज न्यू चेंजेस हेल्प पीपल कम्युनिकेट, वर्क, स्टडी एंड यूज़ ऑनलाइन सर्विस मोर ईजिली। और इस तरह की जो तब्दीली आई है आईसीटी के अंदर, इससे क्या फ़ायदा है, किसी इंसान के साथ कम्युनिकेशन करना, कोई वर्क करना या स्टडी करना या फिर ऑनलाइन सर्विस किसी को देना, वो अब आसान हो गया। फिर आगे आपने बताना है कि सम इंपॉर्टेंट न्यू ट्रेंड्स इन आईसीटी प्लेटफॉर्म आर एक्सप्लेन्ड बिलो। फिर आपने इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताना है। यानी कि पहले एआई नहीं आया हुआ था,
पहले एआई के बगैर ही सारा कुछ हैंडल हो रहा था, लेकिन अब एआई के आने से चीज़ें बदल गई हैं। यानी कि जो एआई है बेसिकली यही चीज़ हमारी नई ट्रेंड है। यानी कि आजकल सब लोग ही एआई से हेल्प ले रहे हैं। आप किसी बंदे से बात करो, वो कहता नहीं हम एआई से पूछते हैं। किसी बंदे से अगर को खाना पकाना नहीं आता तो वो एआई से पूछ रहे हैं। किसी बंदे से को वो पढ़ाई कैसे करा तो वो कहता है मैं एआई से कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं गाड़ी चलाना मैंने कैसे सीखी, वो कहता है मैंने एआई से सीखी है। तो अब दौर बदल गया है। पहले वो ज़माना था ना कि लोग अगर कुछ सीखना चाहते थे तो वो यूट्यूब से हेल्प लेते थे, गूगल से हेल्प लेते थे। अब वो दौर चला गया है। अब क्या दौर आ गया कि अब लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो वो किससे पूछ रहा है, एआई से पूछ रहा है, चैट जीटीपी से पूछ रहा है कि हमें बताओ कि क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी नॉलेज हासिल कर रहे हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर के अंदर फीड की गई है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डाली गई है ताकि कंप्यूटर खुद से सोच सके और कंप्यूटर भी इंसानों की तरह बातें सीख सके। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो एआई है वो इंसानों के दिमाग को स्टडी करता है। या ज़ाहिर बात है जितनी भी बातें एआई के अंदर लिखी जाती हैं, यानी कि जो भी नॉलेज आप एआई से लेते हो, आप एआई से कहते हो कि खाना कैसे पकाया जाता है, वो एआई को खुद ब खुद थोड़ी आया होगा। ज़ाहिर बात है खाना पकाना भी उसने एआई ने किसी से सीखा होगा। और मुझे पता है कि एआई ने कैसे सीखा है। बाहर वाले मुल्क में बाकायदा इंसानों को पैसे दिए गए थे, ये कहा गया था कि आप एआई को ट्रेन करो। सही है, तो उधर जो है वकील भी गए थे ट्रेनिंग देने के लिए, लॉयर्स भी गए थे, उसके अलावा डॉक्टर्स गए थे और बहुत से लोग गए थे जो इंसान थे जिनके पास अपने पढ़ाई का तजर्बा था। तो वो गए थे एआई को ट्रेनिंग देने के लिए और उनको पैसे दिए गए थे इस काम के लिए। तो इसीलिए आजकल जितना भी हम नॉलेज एआई से लेते हैं वो बेसिकली इंसानों ने ही एआई को वो इल्म दिया है। समझ आ रही है? इसीलिए आप जो लोग कहते हैं ना कि एआई बड़ा समझदार है, एआई समझदार कहीं से नहीं है, इंसानों का ही नॉलेज उसके अंदर मौजूद होता है। सही है, इसलिए जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो यही है कि एआई ने क्या किया, इंसानों के दिए हुए डाटे को सीखा और अपने पास सेव रखा। उसी के मुताबिक ही वो डिसीजन लेता है एआई, और उसी के मुताबिक ही हमें एक स्मार्ट सा और अच्छा सा जवाब देता है। और अब हम कैसे एआई को यूज़ करते हैं कि अब हम एआई को यूज़ करने के लिए सीरी या गूगल असिस्टेंट का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। देखें, चैट जीटीपी तो मौजूद है ही, लेकिन चैट जीटीपी से भी ज़्यादा अच्छा सीरी और गूगल असिस्टेंट का ऐप काम करता है। अब लोगों ने क्या कर दिया है, बाहर वाले मुल्कों के लोगों ने, कि वो अपने घरों को भी एआई की मदद से चलाते हैं। यानी कि एक बंदा घर आता है बाहर वाले मुल्क में, वो क्या करता है कि वो बजाय दरवाजे अपने हाथों से खोलने के, वो एआई को हुक्म दे दे और कहता है कि मैं आ गया हूँ घर में, और घर के दरवाजे खोलो, एसी लगा दो, और बेडरूम में जो है हीटर ऑन कर दो, और वॉशरूम का पानी बंद कर दो। यानी कि एआई को उन्होंने घर को कंट्रोल करने का काम भी दे दिया बाहर वाले मुल्कों में। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे हो रही है, पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है, बट बाहर वाले मुल्कों में ये चीज़ आम हो रही है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए कि एआई से ही घरों को कंट्रोल करना चाहिए अब तो। ठीक है, अच्छा, तो अब घरों को कैसे लोग कंट्रोल करते हैं कि वो गूगल असिस्टेंट या सिटी टाइप सॉफ्टवेयर्स लगा देते हैं मेन रूम में, किसी भी रूम में जिसमें इजीली आवाज़ पहुंच सके एआई को। ठीक है, तो इस तरह से एआई की वजह से ट्रेंड चेंज हुआ, दौर बदला। ठीक है, ज़ाहिर बात है पुराने वक्तों में ये चीज़ें तो नहीं होती थी, ये चीज़ें आजकल हो रही हैं। आजकल का ये ट्रेंड है कि एआई से ही सारा काम कराया जाए, क्योंकि एआई के बगैर ना काम मुश्किल होता है। देखिए, अगर एक इंसान जो अकेला रह रहा हो, उसने अकेले ही कपड़े धोने हैं, उसने अकेले ही बिजली सारी बंद करनी है, लाइटें ऑन करनी है, अकेला रहता है, घर की बिजली भी वो बंद कर रहा है, खिड़कियाँ दरवाजे भी वही बंद कर रहे हैं। लेकिन एआई से ये फ़ायदा होगा कि वो बस एआई को हुक्म करेगा और एआई खुद ही घर के सारे दरवाजे भी बंद करेगी, लाइटें भी बंद करेगी, कपड़े भी धो देगी। तो इस तरह से एआई ने लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी है। तो इसी तरह से एआई के आने से दौर बदल गया, एक नया ट्रेंड आ गया। इसीलिए ट्रेंड के अंदर हमने वो सारी बातें इसमें लिखनी है। फिर नेक्स्ट ट्रेंडिंग आप देंगे इसमें इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। ये भी एक नया ट्रेंड है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। इसका मतलब होता है कि कनेक्ट्स एवरीडे डिवाइसेस टू द इंटरनेट। दीज डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डाटा ऑटोमेटिकली। इसमें हमने एग्जाम्पल देना है स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस का, स्मार्ट कार्ड्स का, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस का। अब ये चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होगी, इसमें हमने ये बताना है कि बेसिकली एक ऐसी चीज़ लगा देते हैं लोग घरों में जिसको कहते हैं स्मार्ट होम डिवाइसेस का। स्मार्ट होम डिवाइसेस होती क्या है, जैसे कि आपने वो मशीन देखी होगी जो ज़मीन पे खुद चल रही होती है और फर्श को साफ़ कर रही होती है। समझ आ रही है? या ऐसी मशीनें जो आटा खुद गूंद देती हैं। आप अगर कोई लड़की देख रही है उसको समझ आ गई होगी कि आटा गूंदने वाली मशीनें खुद काम करती हैं। या ऐसी मशीनें जो खुद ब खुद घर को साफ़ करती हैं, जो ज़मीन पे चल रही होती हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्मार्ट होम डिवाइसेस, जो खुद को घर को साफ़ करने का काम करती हैं, घर को मैनेज करने का काम करती हैं। ठीक है, उसी तरह के
स्मार्ट वॉचेस भी अब आ गई हैं, गाड़ियों को भी मेंटेन करने के लिए भी डिवाइसेस बन चुकी हैं, इंसान की सेहत को मेंटेन करने के लिए भी डिवाइसेस बन चुकी हैं। तो ये भी नई ट्रेंड आ गई है कि अब लोग ऐसी मशीनें बाय कर रहे हैं अपने घरों के लिए जो घर को खुद साफ़ कर सके। औरतें जो खाना नहीं पका सकती, टाइम नहीं होता, तो वो खाना खुद पका सके वो मशीनें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आजकल का एक नया ट्रेंड आ गया है कि लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट जो ट्रेंड आया है वो है एज कंप्यूटर्स का। एज कंप्यूटर्स मीन्स कि ऐसे कंप्यूटर्स जो साइडों से थोड़े टेढ़े हों, मतलब जो खूब, आपने देखा होगा एज फ़ोन को, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ उनकी तस्वीरें। तो अब चीज़ें बदल गई हैं, अब लैपटॉप्स एच शक्ल में भी आना शुरू हो गए हैं और लोग उस तरह के लैपटॉप्स को ख़रीदना पसंद करें आजकल के दौर में। पुराना दौर गया, वो जो पुराने लैपटॉप होते थे बड़े बड़े डब्बे जैसे, अब वो दौर चला गया है। अब वो दौर आ गया है नया वाला कि लोग एच कंप्यूटर्स को, यानी कि एच लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक तो वो हल्के होते हैं उठाना, ऊपर से वो ज़्यादा स्मार्ट और तेज़ी से रिएक्शन दे रहे होते हैं और अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। तो फिर लोग तो पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, नए ट्रेंड की वजह से, नई चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें हमने इसमें बतानी है कि जो एच कंप्यूटर है, ज़ाहिर बात है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा तेज़ है और बस ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है। आप इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट फार अवे टू द क्लाउड सर्विस, यानी कि डाटे को दूसरे सर्विस तक पहुँचाना मुश्किल है, इसलिए ये चीज़ मुश्किल है। ये बेशक आप स्किप करते हैं, सिंपल बता दें कि एच कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड में काफ़ी तेज़ होता है, यानी कि काम बड़े तेज़ी से कर लेते हैं, बस इतना लिख दें। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि काम तेज़ी से कर लेता है और डिलेज़ बड़े कम करता है, इसलिए लोगों को एच कंप्यूटर ज़्यादा फ़ायदा देता है, ठीक है। और एच कंप्यूटर की एक और खासियत ये है कि खुद को खुद भी चला सकता है। अगर आप इसको कमांड दे दो ना, मिसाल के तौर पे अब भी आप रूम से बाहर हो, ठीक है, या घर से बाहर हो, आप एच कंप्यूटर को ये हुक्म दे दो कि फ़लाँ बटन्स पे क्लिक कर दो, तो वो खुद कंप्यूटर यानी कि आपका लैपटॉप आपकी आवाज़ पे ही सारे काम खुद कर सकता है। यानी कि अब ऐसे कंप्यूटर्स आ चुके हैं, मेरे पास तो नहीं है, सारी बात अभी पाकिस्तान में ऐसे के नहीं आए, लेकिन बाहर वाले मुल्कों में अब आ चुके हैं कि वो क्या करते हैं कि आपको बगैर हाथ लगाए भी आपकी आवाज़ से ही वो कंप्यूटर्स खुद ब खुद चलने लग जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आपने बताना है कि हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट फैक्ट्रीज़, यानी कि इस एच कंप्यूटर में एक और चीज़ होती है कि ये हेल्थ मॉनिटरिंग का काम भी करते हैं, यानी कि अपने आप की हेल्थ भी मेंटेन करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर तो इंसान नहीं है, वो अपनी हेल्थ, उसमें हेल्थ कैसे आ गया? देखो, कंप्यूटर की भी हेल्थ होती है, यानी कि कंप्यूटर जब गर्म हो जाए तो वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसकी क्या होगी? हेल्थ ख़राब होगी कंप्यूटर की, ठीक है। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर जब चल रहा है, लगातार चल रहा है किसी काम की वजह से, तो वो अपने आप को खुद ही सही कर लेता है। यानी कि अगर कंप्यूटर को पता चल जाए कि वो भी गर्म हो रहा है तो खुद को ऑफ कर लेगा, ठीक है, और जब ठंडा हो जाएगा खुद को खुद ही ऑन कर लेगा। तो यानी कि अब इतने समझदार हो गए कंप्यूटर के, इंसान को अब ज़रूरत नहीं है उसको जाके ये कहने यानी कि करने की कि वो खुद ही, अब होता है ना पुराने वक्त में कि कंप्यूटर गर्म हो जाए तो इंसान को खुद उतर जाना है और कंप्यूटर को ऑफ़ करना है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब कंप्यूटर खुद को खुद ही ऑफ़ कर लेते हैं, ठीक है, और खुद को खुद ही चला लेते हैं, तो किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो एज कंप्यूटर का जो नया ट्रेंड आया है, ये काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है, यानी कि इसका काम बड़े तेज़ी से इसमें हो जाता है और इस पर लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं। यानी कि लोगों को अब इस तरह के कंप्यूटर पे ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि पुराना कंप्यूटर ज़ाहिर बात है खुद को तो चला नहीं सकता और उल्टा डैमेज भी हो जाता था बार बार जब गर्म हो जाए। तो लोग ज़्यादातर इस नए वाले एज कंप्यूटर को पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव है और इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, यानी कि रिलायबल का मतलब है ट्रस्ट किया जा सकता है इस कंप्यूटर पर। अब नया ट्रेंड आया वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके सारे डाटा को स्टोर कर लेती है ताकि वो सिक्योर हो जाए और ट्रांसपेरेंट सिर्फ आपको देखे, लेकिन वो सिक्योर रह जाए। ये एक नई चीज़ आई है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन जिसको समझ नहीं आ रही है, बेशक वो इस पोर्शन को स्किप करते और बाकी के पॉइंट सिर्फ लिख दें न्यू ट्रेंड में, ठीक है। तो जिसको ब्लॉकचेन का पता है तो वो चीज़ें इजीली समझ लेगा इसके बारे में। फिर आगे आता है इट प्रोटेक्ट्स इन्फॉर्मेशन एंड मेक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेफर। ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बड़े प्रोटेक्टेडली दूसरी जगह जा रही होती है और आपकी पैसे बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। अब ये चीज़ बेसिकली जो ब्लॉकचेन है ये पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि आप बैठे हो पाकिस्तान में, आपने पैसे किसको भेजने हैं? किसी ऐसे बंदे को भेजने हैं जो यूएसए में रहता है, ठीक है। अब वो यूएसए में रहता है, ज़ाहिर बात है यूएसए यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अब वो पैसा जब जा रहा होगा उधर तो वो पैसा किसी ब्लॉकचेन से गुजरेगा। ब्लॉकचेन में यहाँ पे तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये जो डब्बा उछल के ऊपर आया हुआ है, समझ लीजिए आपका पैसा है जो जाने लगा है उस बंदे के अकाउंट में। अब ये किसी और बंदे के अकाउंटों के साथ नहीं जाएगा, ये जो बाकी के डब्बे हैं ना, ये दूसरे लोगों के पैसे सेंड हो रहे हैं। समझ लें आपका नाम अली है, आपका पैसा आगे जा रहा है, ठीक है, आपका पैसा सीधा इस तरह आगे जा रहा है। ये जो साथ वाला जो डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा इमरान नाम के बंदे का, इमरान भी किसी को भेज रहा है पैसा। वहीं पे साथ वाला जो डब्बा है वो अली इरशाद या मुझे नाम नहीं आ रहा जहन में, रिजवान नाम के बंदे का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि हर बंदे अपने अपने पैसे भेज रहे हैं, लेकिन किसी की इन्फॉर्मेशन या पैसा गुमेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि वो एक डब्बे में एक सिक्योरिटी की शक्ल में आगे जाएगा और उस बंदे को महफूज तरीके से पहुंच जाएगा वो पैसा। ठीक है, इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन, कि आपका पैसा एक प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ आगे जा रहा है। ये एक नई ईजाद हुई है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले स्कैम्स बहुत होते थे, पैसे जाते भी थे आगे तो उड़ जाते थे, क्योंकि उस पर स्कैमर्स जो है किसी तरह उन पैसों को निकाल लेते थे। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, अब आपके पैसों को एक ब्लॉकचेन की तरह आगे भेजा जाता है ताकि आपका पैसा कोई ले ना सके। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ऑनलाइन पेमेंट आपकी बच जाती है। उसके अलावा आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी है, यानी कि इस ब्लॉकचेन में सिर्फ और सिर्फ आपके पैसा नहीं ट्रांसफ़र हो रहा होता, इस ब्लॉकचेन में आपके पैसे के साथ साथ आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो भी आगे जाके ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, तो वो महफूज रहता है। फिर आगे आता है, इतना लंबा हो गया ये चैप्टर, फिर आगे आता है सप्लाई चेन ट्रैकिंग, फिर हेल्थ रिकॉर्ड्स। उसके अलावा ये जो ब्लॉकचेन है, इससे एक इंसान की आइडेंटिटी निकालना भी बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, कि इस इंसान का नाम क्या है वो भी आप आराम से ब्लॉकचेन की मदद से ढूंढ सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदे का नाम सेव है, उसका पैसा सेव है, तो इजीली उसका इन्फॉर्मेशन निकालना भी इजी रहता है। उसके अलावा हेल्थ रिकॉर्ड भी अगर किसी की जाननी है तो ब्लॉकचेन की मदद से हेल्थ रिकॉर्ड्स भी आप निकाल सकते हो कि इस बंदे की कोई बीमारी तो नहीं लगी, इसको क्या हुआ है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि फ्रॉड जो है कम हो जाता है हमारे माशरे में। ठीक है, और ट्रस्ट जो है ब्लॉकचेन पे लोगों को ज़्यादा है। उसके अलावा इससे क्या होता है कि लोगों का जो डाटा है वो सेफ़ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देना है वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में होता क्या है कि आपको ना इस तरह से, ये देखें, एक बंदा है, उसने ग्लासेस सी पहनी हुई है, उसको पहनने के बाद क्या कर रहा है कि वो उसको ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो गई हैं जो आम इंसानों को आंखों से नहीं दिखती, लेकिन सिर्फ उसको दिखेंगी जिस बंदे ने वो ग्लासेस पहनी है। और उस ग्लासेस से क्या फ़ायदा होगा कि वो किसी भी चीज़ को हवा में टच करेगा और वो चीज़ अपने आप ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, ये अब नई नई मज़ेदार चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि आप ग्लासेस एक बंदा पहनता है और ग्लासेस पहनते साथ ही उसको सामने ही ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती जिसको वो टच करके जो है कोई ऐप खोल देता है, यानी कि हकीकत में वो मोबाइल पे टच नहीं कर रहा होता, हवा में टच कर रहा होता है, लेकिन खुद ब खुद चीज़ें हिल रही होती हैं। और ये कैसे हो रहा होता है? उस ऐप की, उस ग्लासेस की मदद से। इसी को कहते हैं हम वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो हमने वर्चुअल रियलिटी में बताना है कि क्रिएट्स फुल डिजिटल इन्वायरमेंट। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है ऐड डिजिटल एलिमेंट टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क समझते हैं कि जब वर्चुअल रियलिटी आप देखते हो वो क्या करता है कि सिर्फ आपको आंखों से चीज़ें दिखाता है उस ग्लासेस की मदद से, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करता है कि आंखों से दिखाने के साथ साथ आप उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। यानी कि आपने जो ग्लासेस पहनी हुई हैं, जिसको हम वर्चुअल रियलिटी कह रहे हैं या ऑगमेंटेड रियलिटी कह रहे हैं, उसने आपको कोई चीज़ दिखाई, आप उसको टच करके कोई कमांड दे सकते हो। ठीक है, कमांड मीन्स कि आपने वो आंखों पे लगाई हुई चीज़ आप क्लिक करते हो हवा में, और वो जो आप हवा में क्लिक कर रहे हो लोगों को लगता है आप हवा में क्लिक कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता। आपने आंखों में, आप अपने आंखों से देख रहे हो उस ग्लासेस की मदद से, उस वर्चुअल रियलिटी की मदद से, कि आप किसी चीज़ को ऑर्डर दे रहे हो कि अच्छा मैं ये फ़ाइल है यहाँ से उठा के लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप हवा में हाथ हिला रहे होगे, लेकिन हकीकत में आप हवा में हाथ नहीं हिला रहे, आपने ग्लासेस पहन के कोई डॉक्यूमेंट एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हो। मैं आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ, एक बंदे ने इस तरह की हरकत की हुई थी, ये आप देखें स्क्रीन पे। इस तरह से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी काम करते हैं। तो हमने बताना है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये लोग इसलिए यूज़ करते हैं इस तरह की, ताकि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ और ऑनलाइन शॉपिंग और गेमिंग वगैरह जो है और अच्छी हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, कि ये जो चीज़ें अब एजुकेशन, हेल्थ और बाकी चीज़ों में भी अब आ गई हैं, ताकि सिस्टम और भी बेहतर और अच्छा हो सके। सही है, फिर आगे लिखा है दे अलाउ पीपल टू ट्रस्ट आइडियाज, स्टडी प्रॉब्लम एंड अच्छा, यानी कि ये जो ऑगमेंटेड ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जो आई है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है ना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, उनका स्टडी जो है स्टडी में और अच्छे होते जा रहे हैं, स्किल्स उनकी और अच्छी होती जा रही हैं। यानी कि पुराना जो ICT मेथड था उससे और ज़्यादा बेहतरीन मेथड अब आ गया। As devices become cheaper, VR and the AR use increasing rapidly। आप कह रहे हैं कि जो डिवाइसेस हैं VR और AR वाली, इनकी प्राइस थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से लोग अब इसको ज़्यादा ख़रीदना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा लोग इसकी तरफ अब आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रेंड के मुताबिक, जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक लोग VR और AR को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा होगा कभी ना कभी यूट्यूब पे कि वो इस तरह की गेम्स खेल रहे होते हैं, तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स भी बड़े न्यू चीज़ है कि इसके ऊपर भी मैंने
बहुत सी न्यूज़ सुनी है कि अब पुराने जो कंप्यूटर्स हैं वो ख़त्म होने लगे हैं और उसकी जगह नया क्वांटम कंप्यूटर आने लगा है। अब लोग कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि एक ही सेकंड्स के अंदर आपको सारा का सारा डाटा निकाल देगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान बैठे हुए भी यूएसए का कोई डाटा निकालना चाहते हो, ऐसा डाटा जो कहीं से नहीं मिल रहा, वो क्वांटम कंप्यूटर आपको 2 मिनट में या कुछ सेकंड्स में ढूंढ देगा। तो ये इतना फास्ट है, इसका प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है, ये खुद से बहुत सी चीज़ें समझ सकता है, तो इसमें ये काबिलियत है। ठीक है, इसीलिए आपने बताना है कि जो क्वांटिटेटिव कंप्यूटर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, इसको लगातार डेवलप किया जा रहा है। लेकिन मैंने इसमें एक और चीज़ भी डाली नेट से सर्च करके कि अभी करंटली चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने क्वांटिटेटिव कंप्यूटर को डेवलप कर दिया है। यानी कि चाइना ने ये काम फाइनली कर दिया है कि क्वांटिटेटिव कंप्यूटर को बना दिया, वरना अभी तक किसी भी मुल्क ने अभी तक इसको नहीं बनाया। अब 5G टेक्नोलॉजी एंड दी बियॉन्ड्स। अब 5G टेक्नोलॉजी भी बेसिकली एक तरह का कंप्यूटर ही है जिसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है जिसकी मदद से इंटरनेट जो है फास्ट हो गया है और डिलेज़ कम हो गए। यानी कि 5G आने से ये फ़ायदा हुआ है कि जहाँ पहले इंटरनेट की स्पीड स्लो होती थी, अब वो तेज़ हो गई है और डिलेज़ आना ख़त्म हो गए हैं और कनेक्शन स्पीड भी बड़ी तेज़ी से इसमें हो जाती है इस 5G के इंटरनेट पे। ठीक है, वो बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। और अब जो है 6G भी आना शुरू हो गया। पहले 5G था, अब 6G का भी ईजाद कर दिया गया ताकि टेक्नोलॉजीज़ जो नई नई बनती जा रही हैं उसको और तेज़ इंटरनेट दिया जा सके। ये चीज़ हमने इसमें नए ट्रेंड में बता देनी। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ द ICT। कंपोनेंट्स में हमने बताना है कि जो कंप्यूटर है उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, टेली कम्युनिकेशंस होती हैं यानी कि नेटवर्क भी होता है। मैं देख लूँ कितना रहता है, थोड़ा सा ही रहना चाहिए इसको, बस आखिरी एंडिंग है। तो इसके अंदर हमने बताना है कि कंपोनेंट्स में हमें बताना है कि इसमें एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया। हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, यानी कि जिसमें लैपटॉप, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो मेरी पिछली वीडियो थी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, यहाँ टॉप पे मैं उसका लिंक लगा देती हूँ, इस पर मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक तफसीली बात बता दी है कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, कि हार्डवेयर ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जो है हाथों से छू सकते हो बाहर से, लेकिन ये कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी मदद से आप अपने टास्क वगैरह करा सकते हो। ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में वर्ड आता है, एक्सेल आता है और डिफरेंट ऐप्स आते हैं। ठीक है, सही है। तो इस तरह से आपने बातें बता दी। फिर आगे आता है टेली कम्युनिकेशन। इसमें हमने नेटवर्क का बताना है कि इंटरनेट के साथ ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों के साथ। अगर इंटरनेट होगा ही नहीं तो हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। फिर हमने बताना है कि जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट की मदद से जो है सिग्नल भेजता है लोगों को ताकि हम लोग इजीली कनेक्शन कर सकें, कॉन्टैक्ट कर सकें लोगों के साथ। फिर हमने थोड़ा सा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का बताना है कि डिफरेंट जगहों पे सर्वर लगे होते हैं, कुछ रूटर्स लगे होते हैं। यानी कि आपके घर में जो इंटरनेट है, जाहिर बात है उसकी कुछ तारें हैं, सर्वर है, रूटर है, उसकी मदद से ही इंटरनेट को आप असेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इजीली। नेटवर्किंग के अंदर आपने थोड़ा सा बताना है लैन, वेन, वाईफाई के बारे में। आपने बताना है कि इंटरनेट के अंदर लैन, वेन और वाईफाई की फैसिलिटी होती है। लैन का मतलब है लोकल एरिया का नेटवर्क, वैन का मतलब है ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़े इलाके का हो, वाईफाई का मतलब है ऐसा नेटवर्क जो बगैर तारों के कनेक्शन हो जाए। ठीक है, इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पे, सही है। इंटरनेट जो करीब करीब लोकल इलाके में बना हो उसको हम लैन कहते हैं। वैन में जो बड़े इलाके में इंटरनेट लगा हो उसको वैन कह देते हैं, यानी कि उसकी जो तारों का सिस्टम है वो ऐसा सेट किया गया कि वो बड़े इलाकों में भी इंटरनेट दे रहा है। उसके अलावा वाईफाई की बात की जाए तो वायरलेस, बगैर तारों के कनेक्शन के भी अब वाईफाई हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में वायरलेस नहीं होते थे, लेकिन अब इस ज़माने में भी अब बगैर तारे लगाए भी हम इंटरनेट को असेस कर सकते हैं। फिर आता है डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज। इसमें हमने बताना है कि जो क्लाउड कंप्यूटर हो गए, डाटाबेस कंप्यूटर हो गए। क्लाउड कंप्यूटर का मतलब वो है एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें आप डाटा को ऑनलाइन चला सकते हो, गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हो। यानी कि ऊपर की जो बातें हैं ना उसी के अंदर आपने यही बातें दोबारा डाल देनी इधर के क्लाउड कंप्यूटर में। हमने बताना है कि इसमें हम डाटा ऑनलाइन असेस कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव की मदद से हमारा जो जितना भी मोबाइल फ़ोन में डाटा होता है वो सारा का सारा गूगल ड्राइव में या वन ड्राइव में हम डाल देते हैं, ताकि अगर मोबाइल चोरी हो जाए या टूट जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो इन ऐप्स के अंदर महफूज रहे। इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर। फिर आता है डाटा बेस। इसमें बताना है आपने कि हमारा जो लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन है वो इजीली हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डाटाबेस। फिर आता है मीडिया एंड कंटेंट। इसमें आपने बताना है डिजिटल मीडिया के बारे में कि जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, इमेजेस हैं और ऑनलाइन कंटेंट है वो हमारा सोशल मीडिया के अंदर हम उसको असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है। उसके अलावा कंटेंट मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि हम लोग अपने
डिफरेंट टूल्स की मदद से हम अपनी वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हैं। ब्लॉग्स भी बेसिकली वेबसाइट ही होती है, ठीक है। फिर आगे आता है कम्युनिकेशन एंड टूल्स। हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल्स और मैसेजेस का यूज़ करते हैं। कैसे ईमेल मैसेज कर सकते हैं कि हम व्हाट्सएप और जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम जूम एंड टीम और स्काइप वगैरह के ऐप्स यूज़ करते हैं, ताकि हम फेस टू फेस अगले बंदे से कॉन्टैक्ट कर सकें। फिर आगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में बताना है कि हम साइबर सिक्योरिटी के ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फायरवॉल्स, एंटीवायरस, जो ऊपर हमने बातें पढ़ी वही सारी बेसिकली यहाँ पे दोबारा लिख दी गई हैं। फिर आगे आता है डाटा प्रोटेक्शन, ये हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। फिर आगे आता है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, इसमें हमें बताना है कि डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली लाइक द स्मार्ट होम्स। अच्छा, ये ऊपर वाली बातें हैं कि ऐसे डिवाइसेस जो खुद को खुद ही चला देती हैं, यानी कि घर की सफाई के लिए अलग से मशीन होती है, खाना भी खुद पकाने वाली मशीनें होती हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पे बताना है कि इंटरनेट की मदद से वो खुद ब खुद को ऑपरेट करा सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बारे में थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा उन मशीनों के बारे में बताना है जो खुद ही सिखाती हैं इंसानों से और फिर खुद ही ऑपरेट कर रही होती हैं। उनके बारे में आपने बताना है कि जो एआई है वो क्या करता है कि वो इंसानों के दिए हुए नॉलेज से सीखता है, थिंक करता है, लर्न करता है और प्रॉब्लम्स हमारे लिए आसान कर देता है, ठीक है। लेकिन जो एमएल है, एमएल को कहते हैं मशीन लर्निंग। ये क्या है कि ये भी एआई है, लेकिन ये क्या करता है कि इंसानों के दिए हुए डाटे को लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि अपने आप को रोबोट इम्प्रूव करता है इंसानों की दी हुई इन्फॉर्मेशन से। फिर आ गया था स्पोर्ट एंड द मेंटेनेंस। स्पोर्ट एंड द मेंटेनेंस में बताना है आईटी सपोर्ट, फिक्स प्रॉब्लम्स एंड कीप सिस्टम रनिंग स्मूथ। यानी कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी सिस्टम्स भी होते हैं जो अपने आप को, यानी कि कंप्यूटर में ऐसे सेटिंग्स भी हैं जो अपने आप को ठीक करने के लिए लगाए गए होते हैं। यानी कि दो तरह के कंप्यूटर हैं, एक तो वो कंप्यूटर होते हैं जो खुद को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमें उनको सेटिंग्स में जाके ठीक करना होता है। उस पर कोई सिस्टम ख़राब हो जाए तो हम उसको सेटिंग्स में जाके सही कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो आप क्या करते हो कि सेटिंग्स में जाते हो, उसको ठीक करते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जो खुद को खुद ही सेटिंग्स की मदद से ठीक कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को खुद अच्छे से चला सकें। फिर आगे आता है ट्रेनिंग, टीच यूज़र्स हाउ टू यूज़ आईसीटी टूल्स करेक्टली एंड सेफ। और एंडिंग पॉइंट में बताना है कि जो भी इंसान जिसको आईसीटी यूज़ करना नहीं आता, उनको चाहिए कि आईसीटी यूज़ करना सिखाएं अगले बंदों को, ताकि जिसको नहीं आता यूज़ करना तो वो भी इन डिफरेंट टूल्स को, इन डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना सीख जाए। कंक्लूजन जो भी आपने ऊपर पढ़ा होता है वो दोबारा आपने शॉर्ट करके कंक्लूजन में अपने हिसाब से लिख देना है, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं है, काफ़ी लंबा ऑलरेडी कर चुकी हूँ।